जीवन में उतार चढ़ाव देखे, बहुत विवाद भी आपके साथ जुड़े रहे सर। पर्सनली मेरा कोई विवाद कभी किसी से जुड़ा नहीं रहा। अब चुनाव के समय आ रहे हैं, कैसे देखते हैं अपने इस पूरे कार्यकाल को? ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने ना किया। लेकिन सुंदरता में कहीं ना कहीं दाग अभी भी लगे हैं सर। तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसी सरकार बदली उस बूढ़ा तालाब की पूरी सुंदरता को खत्म करते हुए उन्होंने रास्ता खोल दिया। कांग्रेस पार्टी का फाइनेंसर ये आरोप लगता है। क्या फालतू, ये सब बेकार की बात है। मैं कभी कोई फाइनेंस कभी मैंने सरकार वरकाल के लिए नहीं किया। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, आरोप आप पर लगे कि आपके चक्कर में रायपुर की सीट हारे तो मेरे वजह से, और बाकी जो 35 सीट जीते तो फिर उसकी वजह फिर मैं होऊंगा। आरोप लग रहे हैं, तो क्या आपको टारगेट किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम, भाई मुस्लिम मेयर है। सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग भी हुई, बीजेपी ने उसके साथ आपकी तस्वीरें शेयर कर दी। इतने विवाद स्वाभाविक है, वो मेरे वार्ड का था। फिर मुझे आप बोलोगे मुझे आप फोटो खिंचाना है, अब आप जाके बाहर में मर्डर कर दोगे या बाहर में जाके आप गोली चला दोगे तो इसका मतलब क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? रायपुर की जनता देखना चाहती कब सिंगापुर मलेशिया जैसा अपना रायपुर चमकेगा। अगर ये 5 साल अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार रहती ना भैया, मैं दावे से कह सकता हूँ इस 5 साल में मेट्रो ट्रेन चल जाती। विपक्ष में होने के बावजूद अगर सरकार को सलाह देना होता है तो आप बताते हैं कि भैया ऐसी कीजिए, हमारी इच्छा है। आपकी बात देखिए, वो लोग सोच नहीं है, इसमें आपका ना सोच चाहिए। अभी की स्थिति में क्या 70 वार्ड हैं, फॉगिंग मशीन, एंटी लार्वा, इन सब के, क्योंकि भैया अभी भी हम भी रायपुर में रहते हैं, मच्छरों से तो त्रस्त हम भी हैं। जब से ये सरकार आई है, छुट्टे जानवरों को ये अपने साथ में लेकर आई है। तो बढ़िया सा प्रोजेक्ट तो ये भी लगता है लोगों के नज़र में, जो स्काई वॉक बन रहा है, उस पर आपके विचार क्या है? फिर 60 करोड़ का प्रोजेक्ट को 150 करोड़ कर दिया गया भ्रष्टाचार करने के लिए। वो लोग जब आरोप लगाते हैं तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, अब उनके प्रोजेक्ट पर आप भ्रष्टाचार करेंगे। किस बात का? मेरा कौन सा प्रोजेक्ट फेल? मैंने क्या बोला कि मैंने कोई गलत को बोला? अभी भी लेकिन रायपुर शहर में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या, अब दिनों दिन आबादी भी बढ़ रही है। ये सरकार में डबल इंजन की सरकार है, अभी चाहे तो ये लोग सब काम करवा सकते हैं, मगर जिस तरीके की भी सरकार चल रही है ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भतीजे को गिरफ्तार किया गया, बाद में समझाया ऐसा मत किया करो। आजकल की युवाओं की सोच, आजकल की बच्चों की सोच सब विपरीत अलग अलग हो गई है। नशा नहीं करते? नहीं, तो कोई नशा नहीं करता। नशा नहीं करते, लेकिन शराब घोटाले में बड़ा नाम चला। आप शराब को घोटाला ही बोलिए, अभी आप किसी को दोषी नहीं मार सकते। 20 से ज्यादा चौक चौराहा का उन्नयन आपने करवाया, विपरीत स्थिति है, उसको लेकर आप? ये सरकार आने के बाद ये सरकार ने पूरी तरीके से एजाज ढेबर और महापौर के पद को लोगों ने लुप्त कर दिया। विधायक की टिकट के लिए भी आप लगातार संघर्ष करते रहे। 99 पे आके सांप में काट देता है। अपन लूडो खेलते हैं ना, 98 तक बहुत अच्छा खेलता हूँ। कौन सा प्लेस अच्छा लगता है आपको? हमारे शहर से अच्छा ना पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। हमारे शहर से अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। नगरीय निकायों का चुनाव अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में अब जवाबदेही तय करने की बारी है, और इसी जवाबदेही को जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं महापौर एजाज ढेबर जी के पास हैं और जानेंगे कि कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्योंकि कई उतार चढ़ाव रहे हैं, विवाद भी जुड़े रहे हैं, और आज सारे वो सवाल होंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद रायपुर शहर के मेयर एजाज ढेबर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। चूँकि अब पहली बार हमसे जुड़ रहे तो मैं यही चाहूँगा सर कि अपने जीवन के बारे में पहले शुरुआत कीजिए, कैसा रहा है, उसके बाद में राजनीतिक सफ़र, संक्षेप में ही सही, उसके बाद में फिर राजनीतिक चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पर बहुत कम उम्र में मैंने इस जीवन की बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें सांप सीढ़ी का एक गेम होता है, तो कई बार 99 में पहुंच के एक सांप जो काटता है जो सीधा आपको 13 में पहुंचाता है, तो वो 99 सांप तक पहुंचा हूँ और फिर कट के 13 में भी, मतलब वो सांप काटा है तो 13 में पहुंचा हूँ। तो वैसे पूरा जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहा है, और निश्चित तौर पर राजनीति में मेरा आने का कोई विचार नहीं था। राजनीति में मैं नहीं आना चाहता था। अच्छा स्पोर्ट्समैन था, अच्छा खेलना चाहता था, क्योंकि पूरा परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ था। पूरा परिवार व्यापार की दृष्टि से, हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, भाई लोग, सब व्यापार में लगे हुए थे और वो चाहते थे कि मैं भी व्यापार करूं। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि पार्षद चुनाव था, एक हमारे यहाँ से वकील पहलवान जो पूर्व पार्षद भी रहे, वो खड़े हुए, तो वो उन्होंने मेरे भाई से आके रिक्वेस्ट करी कि
आपके घर से भी 1-2 लोग को भेजो मेरे साथ में चलने के लिए या मेरे को ऐसा घुमाने के लिए गाड़ी में, क्योंकि उस समय हमारे पास छोटी सी एक कार हुआ करती थी। तो जो उनको कार में घुमाने निकला हूँ पार्षद चुनाव में, तो आज तक मैं घर नहीं पहुँचा हूँ। वो कार आज तक घूमी रही है। फिर मैं खुद पार्षद चुनाव लड़ा, पहले लड़ाया, फिर लड़ा, फिर जीता, फिर दूसरी बार जीता, फिर महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगर ये बात मैं बोल सकता हूँ कि मैं ऊपर से टपका नहीं हूँ। मैंने राजनीति में बहुत मेहनत की है। एनएसयूआई के वार्ड अध्यक्ष से लेकर, यूथ कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष से लेकर, एनएसयूआई सेक्रेटरी, प्रदेश सचिव, उसके बाद एनएसयूआई का इस राज्य का प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूथ कांग्रेस में मैंने जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर एक इंटक करके मजदूर संगठन है कांग्रेस का, उसमें भी मुझे युवा इंटक का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जवाबदारी दी गई। तो ये जो सफ़र है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर से या किसी बड़े नेता का मैं पुत्र था या मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। मैंने खुद ही अपना रास्ता बनाया है। ये कह सकते हैं कि मैंने अपने लिए खुद कुआं खोदा है और पानी निकाला, वो भी पानी अच्छे से नहीं निकाला है, इस बात को मैं मानता हूँ। हमेशा 99 पे आके मुझे सांप ने काटा है, जो सीधा जाके 13 में मैं पहुँचा हूँ। 13 में पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक बहुत कम उम्र में मैंने उतार चढ़ाव देखा है। और अभी तक के जितना भी सफ़र रहा है मेरा राजनीतिक सफ़र, शुरू से लेकर अभी तक के, तो अभी तक के मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं मुकम्मल जगह पे हूँ। और जो भगवान ने मुझे दिया है, जितना मुझे दिया भगवान ने, मेरे को लगता है वो काफ़ी है, बहुत है। काफ़ी है, लेकिन महापौर बनने का सौभाग्य आपको मिला, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव देखे, बहुत विवाद भी आपके साथ जुड़े रहे सर, क्या कहिएगा? देखिए, विवाद, पर्सनली मेरा कोई विवाद कभी किसी से जुड़ा नहीं रहा। पर्सनली विवाद मेरा कोई अपना, अगर आप बोलोगे तो मैंने राजनीतिक छोड़ के सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ, गरीबों की सेवा से जुड़ा हुआ ऐसा मैंने काम जो नहीं किया जो कभी कोई विवाद में रहा हो। ये ज़रूर है कि अब घर में भाई लोग हैं, उनके अपने बच्चे लोग हैं। परिवार जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कुछ ना तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस होते हैं। तो मेरे पर्सनल, अगर मेरी राजनीतिक कैरियर में बोलोगे तो एक भी कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जो मेरे राजनीतिक जीवन को, मेरे सामाजिक जीवन को, मेरे धार्मिक जीवन को कोई भी आहत करती हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा विवाद या कोई ऐसा जुड़ा हो जो बहुत ज़्यादा वो हो जिससे मैं बहुत मायूस होता हूँगा कि भाई मैं ये विवाद जुड़ा है करके। तो ये बात को तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं कोई बहुत कंट्रोवर्सी कोई नेता हूँ या कोई कंट्रोवर्सल मेरे ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप है। अब चुनाव के समय आ रहे हैं, कैसे देखते हैं अपने इस पूरे कार्यकाल को, जो हाथ में आपने लक्ष्य लिया था पूरे हो पाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये कार्यकाल पिछले 5 साल का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और मैं दावे से कह सकता हूँ, मतलब ये मैं महापौर रहा इसलिए नहीं बोल सकता, मैं इस 5 साल में रायपुर में जो विकास की गंगा जो बही है, रायपुर नगर निगम के क्षेत्र में 70 वार्ड में जो विकास की गंगा बही है, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने ना किया हो। क्या बस स्टैंड, क्या साइकिल स्टैंड, क्या मल्टी लेवल पार्किंग, क्या थाना, क्या अंडर केबलिंग, क्या नालों की सफाई, क्या तालाबों का सौंदर्यकरण, क्या रोडों का डामरीकरण, क्या नाली, क्या मच्छर। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने रायपुर को पूरे देश में एक अलग पहचान दी है। आज रायपुर को लोग 6वें स्थान पे मानते हैं कि साफ़ सफाई में हम 6वें स्थान तक आ चुके हैं। 6वां नंबर को पूरे देश में 5200 शहरों का कंपटीशन होता है। अगर 6वें नंबर पे मैं ला के खड़ा कर दिया हूँ तो इसका मतलब कुछ तो इस शहर के लिए काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऊपर में। मतलब वहाँ पर भी कोई एडिटिंग और सेटिंग नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऊपर में। उसके बाद भी अगर रायपुर 6वें स्थान पे आ रहा है
तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वाटर प्लस की अगर उसको किताब मिल रहा है वो मेरे लिए प्लस की बात है। 5 स्टार का किताब मुझे अगर राष्ट्रपति से मिल रहा है ये मेरे लिए पहले गर्व की बात है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे से पहले जितने भी महापौर रहे, क्या कभी उनको कोई राष्ट्रपति से अवार्ड मिला? क्या कभी रायपुर को 6वें स्थान पर आया? क्या कोई रायपुर को कभी वाटर प्लस का किताब मिला? क्या कभी हमने कोई कचरे से खाद बनाया? क्या कभी किसी ने पानी बेच के कभी नगर निगम की आमदनी की? हमने की है। एक बहुत बड़ा काम आपको बता रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और रायपुर शहर के सब नागरिकों के लिए जानना ये बहुत जरूरी चीज है। 2014 में जब रायपुर नगर निगम था, यहां पर हर 3 साल में एक बहुत खतरनाक पीलिया फैलता था। उस पीलिया में कम से कम नहीं करके कम से कम 5 से 6 हजार लोग, 7 हजार लोग बीमार होते थे, एक साथ बीमार होते थे। 2014 में आया पीलिया, उसमें कम से कम 7-8 हजार लोग बीमार हुए। 2017 में ये पीलिया आया, उसमें 7-8 हजार लोग बीमार हुए। 2020 में ये पीलिया आया, उसमें 7-8 हजार लोग बीमार हुए। मगर फिर 20 में हमने पता लगाया कि भाई ऐसा तो कोई कारण नहीं हो सकता और ये पीलिया ऐसा होता क्यों है। हमने जाके देखा तो जो वाटर फिल्टर प्लांट था उसकी पूरी रेते खराब, उसमें पूरे बड़े बड़े कीड़े, एक ठो उसमें वो डालते हैं, एक दवाई डालते हैं, वो पूरी सड़ गई। उसको हमने पूरी तरीके से ठीक कराया, पूरे तरीके से उसकी सफाई कराई। मैंने उसका पूरा नया टेंडर कराया और मुझे खुशी इस बात की है कि 2020 से लेकर 2025 तक एक भी पीलिया का मरीज जो गर्मी के महीने में यहाँ पर होते थे, 7-8 हजार 10 हजार मरीज मिलते थे, आज एक भी मरीज पीलिया का नहीं है। तो ये रायपुर शहर में ये काम हुए हैं, ये मेरी उपलब्धि है। और ये रायपुर शहर में मैं नहीं बोलता, ठीक है कि लोग ये बोल सकते हैं कि ये मुसलमान महापौर है, बाकी लोग मेरे काम को अवॉइड नहीं कर सकते। और वो भी कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों के लिए तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। वो लोग जो पॉलिटिकल में मेरे कॉम्पिटिटर हैं, वो लोग जो लोग पॉलिटिकल मेरे से वो रखते हैं, मतलब कि प्रतिनिधित्व रखते हैं, वो लोग जो मेरे अपने भी हैं, जो मेरे बाहर भी हैं, उन लोगों को ये जरूर होगी तकलीफ कि भैया इसको अब कैसे भी करके गिराना है, राजनीतिक इसको पछाड़ मारना है। तो ठीक है, अब इसके बाद दूसरा तो कोई इसको मिल नहीं रहा है। मैंने खड़े खड़े बूढ़ा तालाब बना दिया। बूढ़ा तालाब आज कई सदियों से अपनी सुंदरता का इंतजार कर रहा था, उसको मैंने जवान बना दिया। वो बूढ़ा तालाब के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज अगर कोई रायपुर का कहीं से अगर नाम निकला है तो उसी जगह से निकला है रायपुर का नाम। रायचूर राजा ने उसको बनवाया था, जो वहाँ के आपके राजा थे, आपके बिलासपुर तरफ के, उनके नाम से वहाँ पर रतनपुर के राजा थे रायचूर, उनके नाम से वो 5,000 लोगों को लेके उन्होंने उस तालाब को, हाथी घोड़ा 5,000 उनके पूरे सैनिक मिलके उस तालाब को खुदवाया था, बूढ़ा तालाब को, आज से 150-200 साल पहले। और उस तालाब का फिर सौंदर्यीकरण हुआ और आज बूढ़ा तालाब जवान तालाब लगता है। तो मुझे लगता है कि सब लोग ये सोचे कि किसी भी तरीके से इसको गिराना है। ये राजनीतिक बहुत जल्दी ऊपर आ गया, बहुत जल्दी इसने रायपुर शहर में ऐसे ऐसे काम कर दिए जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। अंडर केबलिंग जो कभी कोई सोच नहीं सकता, आज रायपुर इतना अगर कहीं सुंदर दिखाई दे रहा है। आप चले जाओ, आज मैं दावे से बोलता हूँ, आप चले जाओ ब्राह्मणपारा, आप चले जाओ सदर बाजार, आप चले जाओ गोल बाजार, आप चले जाओ मालिया रोड, आप चले जाओ एमजी रोड, आप चले जाओ मोहदापारा, आप चले जाओ आज फाफड़ी, हर तरफ आपको एक भी गुच्छा वायर नहीं मिलेगा, सब आपको अंडर केबलिंग वायर मिलेगा। तो हर आदमी सोचा कि किस तरीके से एजाज ढेबर को गिराया जाए और उनके लिए सबसे अच्छा हथियार था कि हिंदू मुसलमान बोल दिया जाए, उसको मुसलमान बोल दिया जाए। तो कुछ लोग ने मुसलमान बोल के जरूर वो किया, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने काम करके इस शहर के लिए दिखाया है और जो शहर के लोग हैं उन लोग से मुझे कोई वो नहीं, शहर की जनता ने मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और बहुत इसने दिया है। आपने बूढ़ा तालाब की बात की, सौंदर्यीकरण की, लेकिन सुंदरता में कहीं ना कहीं दाग अभी भी लगे हैं सर। अभी भी बंद है, वहाँ के फाउंटेन बंद पड़े हैं, वहाँ पे चौपाटी अभी लगने हैं, उसके लेकर भी विरोध प्रदर्शन अभी कुछ समय पहले हुआ। देखिए साहब, जब हम कोई इलेक्ट्रिक काम करते हैं, जब हम कोई फाउंटेन का काम करते हैं, जब तक कि वो रायपुर नगर निगम के अंडर में था, मैंने उसको बखूबी से, मैं खुद जाके उसकी मॉनिटरिंग करता था शनिवार इतवार को जाके। और पहले वो तालाब गुलजार रहता था,
5 से 6 हज़ार लोग शनिवार इतवार को लोग घूमने आते थे। हमारा जो रायपुर शहर में घूमने लायक क्या है? आज अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या कोई बढ़िया पैसे वाला है, वो अपने परिवार को लेके मॉल चले जाता है, नहीं तो अपने परिवार को लेकर गाड़ी में एनआर चले जाता है। एनआर मतलब नया रायपुर चले जाता है। एक मिडिल क्लास का लोग, एक गरीब तबका लोग कहाँ जाएगा? उसके लिए हमने बूढ़ा तालाब बनाया था। वो उसके बच्चों को घूमने के लिए हमने बूढ़ा तालाब बनाया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसी सरकार बदली, जैसी सरकार पलटी, इन्होंने तुरंत उस बूढ़ा तालाब की पूरी सुंदरता को ख़त्म करते हुए उन्होंने रास्ता खोल दिया। और वो रास्ता चुपके वहाँ चौपाटी का भी निर्माण हो गया और वो रास्ता सीधा जाके चौपाटी की तरफ मिलता है। मतलब इनकी कथनी और इनकी करनी में अंतर है। ये पहले बोलते थे कि वहाँ पर बच्चियों को परेशानी हो रही है, ये बोलते हैं पहले वहाँ गर्ल्स कॉलेज है उसको परेशानी हो रही है, पहले ये बोलते थे कि वहाँ पर हॉस्टल है बच्चियों का, उनको परेशानी हो रही है। मगर अब इतना बड़ा वहाँ पर रूफटॉप वो बन रहा है, रेस्टोरेंट बन रहा है, अब किसको परेशानी हो रही है? पूरा बच्चियों का वहाँ से व्यू दिखेगा। बच्ची अगर खाना खाएगी तो उनका व्यू दिखेगा, बच्ची अगर बाथरूम जाएगी तो उनका व्यू दिखेगा। अब कोई क्यों बोलने वाला नहीं है? अब कोई क्यों बोलने वाला नहीं है? भाई डबल इंजन की सरकार है, साइंस साइंस सब हो रहा है। साइंस आए तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ढाएं 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 हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ढाएं 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 हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। चौपाटी की आपने बात की, एनआईटी के पास भी चौपाटी बनाई गई, अब वहाँ से भी उसको हटाने की तैयारी है। अब इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? साइंस देखिए, कॉलेज के पास चौपाटी को लेकर एनआईटी में अगर बनाई गई तो हम वहाँ पर ये चाहते थे कि यूथ हब के नाम से वो चौपाटी नहीं थी, यूथ हब भी था, सिर्फ चौपाटी नहीं बनाई गई थी। कोर्ट में भी मामला गया था। मैं जब ये बोलता हूँ कि जब मैं गलत था या हमने चौपाटी का निर्माण हमने कराया, हम गलत थे, ठीक है भाई, हमारी सोच अच्छी थी, मगर आपने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, चौपाटी बना दिए, वो कॉलेज की जगह है, वो स्कूल की जगह है, वो यूनिवर्सिटी की जगह है, ठीक है। आप पूरे पार्षद को लेके आप दिल्ली गए, वहाँ पर आपकी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी साहब से आपकी मुलाकात हुई, पूरे को लेके आप प्लेन में गए। यदि हम गलत थे, स्मार्ट सिटी अगर कोई गलत काम किया था तो रुकवा देना था भैया, काम को तुड़वा देना था। चले ठीक है, उस समय कुछ नहीं कर पाए, राज्य में हमारी सरकार थी, ठीक। अब किसकी सरकार है भैया? अब तो डबल इंजन की सरकार है। साए काम हो रहा है, साए काम हो रहा है, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब इसमें करवा लें। अब वो चौपाटी जिनको पहले नफरत थी, पहले जिनको चौपाटी में धरना दे के बैठे, वो चौपाटी में पहले 9 दिन धरना दे के बैठे, अब क्या हो गया भैया? अब वही चौपाटी बड़ी अच्छी हो गई, अब कोई चौपाटी का विरोध नहीं कर रहा है, अब बढ़िया मस्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि राष्ट्रपति अवार्ड की इस महापौर को मिला, तो आपके भी तो वो पार्षद रहे, आपकी पार्टी की किरणमयी नायक ले लीजिए, प्रमोद दुबे रहे, तो फिर उनके कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, देखिए, वो लोग बहुत ऊपर तक लाए, इस नगर निगम को बहुत ऊपर तक वो लोग ने खींचा। भाई प्रमोद दुबे जी तक आखिर 22-23 तक उसको लेके आए थे, 22-23 तक तो प्रमोद दुबे जी भी खींच कर आए थे। किरणमयी नायक जी 54 और 55 के बीच में खींच के लाई थी, जो 123-124 हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है, हमारे पूर्व नेता लोग ने भी उस जो काम मैंने किया उस काम को लोग ने किया। ये जरूर है, मुझे फायदा ये मिला, मेरे को डबल इंजन की सरकार मिली। डबल इंजन की सरकार ऐसे मिली, उन लोगों को डबल इंजन की सरकार नहीं मिली, उनको सिंगल इंजन की सरकार मिली, उनको नगर निगम में सरकार मिली। मुझे फायदा ये मिला, राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, मैं इस रायपुर शहर का महापौर बना, काम बहुत तेजी से हुआ, डबल टिबल स्पीड से हुआ। जो काम कोई सोच ही नहीं सकता था वो सब काम को हुआ। आज रायपुर की स्कूलें, ये सोच हमारी है ना, हम सबसे पहले जैसी मेयर बना था तो वो स्कूल के लिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए मैं दिल्ली देखने के लिए गया था, वो सोच मेरी है। वो जो मेडिकल हम लोग देते हैं, ये जो क्लिनिक में जो घूमती थी जो गाड़ियाँ, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, वो भी योजना हमारी है। बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को। वो मेडिकल जो धनवंतरी मेडिकल है, जो आज भी लोग 62% डिस्काउंट में लोगों को मेडिकल में दवाई में छूट मिल रही है, वो सब योजना, ऐसी योजना को लाने वाले हम लोग हैं। उस योजना, ठीक है हमारी सरकार नहीं आई, इस बात का हमें कोई वो नहीं है, मगर इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग ने हमको नकारा था,
जो लोग ने 2023 में हमको साइड किया था, अगर आज आप चुनाव करा लोगे ना इस छत्तीसगढ़ राज्य में, आज चुनाव करा लोगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि कम से कम 70 सीट में कम से कम कांग्रेस यहां पर जीत कर आएगी। दावा आप इतना कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, आरोप आप पर लगे कि आपके चक्कर में रायपुर की सीट हारे हैं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप ये बात हमेशा आदमी के ऊपर लगते रहता है। जब आदमी के ऊपर कोई बात आती है तो आदमी उसको तुरंत कोई दूसरा आदमी देखता है, कमजोर आदमी, जिसके आंग में इस हार को डाल दिया जाए। जीते हारे तो मेरे वजह से, और बाकी जो 35 सीट जीते तो फिर उसकी वजह फिर मैं होऊंगा भाई। जो 35 सीट जो वो किए। अच्छा, एक बात बताइए, रायपुर हारे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। बिलासपुर क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? कोरबा क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? अंबिकापुर क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? रायगढ़ क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? जसपुर क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? दुर्ग क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? राजनांदगांव क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? कवर्धा क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? जगदलपुर क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? दंतेवाड़ा क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या? कांकेर क्यों हार गए भैया? वहां जाट ढेबर था क्या भैया? धमतरी क्यों हार गए? वहां जाट ढेबर था क्या? कुरुद क्यों हार गए? आपकी है। नहीं, हार क्यों गए? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, आरोप और प्रत्यारोप लगाना बात अलग है। तो क्या मतलब क्या है इसका? अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैंने पहले कहा, सबसे शॉर्ट के अंदर मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम। भाई मुस्लिम मेयर है, मतलब आप माइनॉरिटी से आते हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है। मगर एक बात बता दे रहा हूं, जो मेरी फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे दोस्त यार हैं, अगर 10% मुस्लिम होंगे ना तो 90% मेरी दोस्ती मेरे हिंदू लोगों के साथ में है। और उनके त्यौहार, उनके चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे गणेश बप्पा हो, चाहे आपके वो मटका जो फोड़ते हैं, जन्माष्टमी हो। मुझे लगता है जन्माष्टमी में मैं हर साल मटका फोड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के मुझे टारगेट किया गया, जानबूझ के एक ऐसा वो बनाया गया कुछ नेताओं के द्वारा। अब वो नेता लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। वो नेता लोग को अब समझ में आया कि हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई, हमने जो इसको टारगेट बनाया। और जो पहली बात, हमारे संविधान में, ये कांग्रेस के संविधान में ये लिखा गया है कि हिंदू मुसलमान के बारे में कोई ऐसा चर्चा नहीं करेगा। हमारे संविधान में लिखा गया है। हमारे यहाँ सभी जाति धर्म सबको लेकर हम लोगों को अपने संगठन को चलाना है। और जो लोग ने इसकी बात की थी, जो लोग ने इसको हिंदू और मुसलमान को बताया था, आज मुझे बड़े दावे के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग आज बहुत जगह मुंह की खाए हैं और आगे भी खाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ आसानी से आदमी को थोड़ा बहुत रास्ता में तो ले जाता है, ठीक है, थोड़ी बहुत मंजिल पे पहुंच तो जाता है, मगर उसके बाद वो नीचे भसक भी जाता है। और वो लोग भसक भी गए। कई मौके पे हमने आपको भी देखा है टीका लगाते हुए, हमने देखा है तस्वीरों में। लेकिन लोग विपक्ष ये कहते हैं कि अवसरवादी हैं। अब यहाँ पे अगर संख्या बल जिनका ज्यादा है, मान के चलिए हिंदू ज्यादा है, तो उनको रिझाने के लिए इनका पैतरा है। अरे देखिए, अवसरवादी और ये कोई मतलब कोई मैं महापौर बना तो मैं टीका लगा रहा हूँ, या मैं कोई वो बना तो मैं टीका लगा रहा हूँ, ये टीका क्या हम लोग अभी लगा रहे हैं क्या? ये महापौर बनने के बाद टीका लगा रहा हूँ क्या? इसके पहले मैं टीका नहीं लगाता था क्या? इसके पहले मेरे बहन लोग मेरे को राखी बांधने आती थी तो वो मेरी पूजा आरती नहीं करते थे क्या? इसके पहले मैं गणेश पप्पा में कभी आरती नहीं करता था? देखिए यार, ये मैं पहले बोला, ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। आज वो लोग मेरे घर में आके ईद मनाते हैं, मैं उनके घर में जाके दिवाली मनाता हूँ। आज मेरे घर में जाके वो होली मनाते हैं, मैं उनके घर में जाके, मतलब ये तो हमारे यहाँ यार ये बात ही नहीं है। ये तो खाली इस शांति का जो टापू है रायपुर और छत्तीसगढ़ को, इसको भंग करने का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ अगर देखोगे ना तो भाईचारा बहुत ऊपर तक के है, और ये जो नींव है ना, इसको कोई भी नहीं हिला सकता। हिलाने का प्रयास किया गया था मगर वो हिल नहीं पाया, क्योंकि वो इतना मजबूत है ना, उसको कोई नहीं हिला सकता। कोई नहीं हिला सकता। आपने अभी कुछ देर पहले कहा साए की सरकार में ठाए ठाए, और शांति का टापू आपने कहा है, दो चीज़ें का जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि यहाँ अगर कुछ भी घटना घट जाए? अभी हाल ही में सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग भी हुई, उसमें एक युवक का नाम भी आया, बाद में
बीजेपी ने उसके साथ आपकी तस्वीरें शेयर कर दी, मतलब कुछ भी हो जाए एजाज ढेबर का नाम आता है, इतने विवाद आपके साथ जुड़े रहते हैं, देखिए खोज खोज के निकाल लेते हैं आप। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने पहले कहा कि मैं ये जो पब्लिक स्टैंड होता है ना, ये राजनीतिक स्टैंड होता है, ये स्टैंड में मैं जाना नहीं चाहता। स्वाभाविक है वो मेरे वार्ड का था, मेरे वार्ड का नागरिक है। मैं अगर आज मैं आप मेरे घर पे आए हो, मुझे आप बोलोगे मुझे आप फोटो खिंचाना है, अब आप जाके बाहर में मर्डर कर दोगे या बाहर में जाके आप गोली चला दोगे तो इसका मतलब क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? भाई स्वाभाविक है, मैं मेयर हूँ रायपुर का, मेरे साथ 1000 लोग फोटो खिंचाते हैं, तो 1000 फोटो खिंचाते हैं तो अगर उसमें 10 आदमी अगर कोई क्रिमिनल है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मेरे साथ कोई फोटो खिंचाता है और मेरे वो भी ऐसा भी नहीं वो मेरे वार्ड का है, फिर मैंने भी तो एक तस्वीर जारी करी, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर कुछ नहीं बोले। फिर जैसे हवा फुस होती है ना, जैसे पंचर होता है टायर, फुस वैसा फुस हवा निकल गया, फिर तो लोग कुछ बोल नहीं पाए। मैंने भी तो उनके मंडल के अध्यक्ष, उनके मंडल के उपाध्यक्ष, उनके साथ में पूरा ऐसा गले में हाथ डाल डाल के पूरा ऐसा करके फोटो खिंचा। मैं तो सामान्य खड़े होकर फोटो खिंचा रहा हूँ, वो जो फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरी फोटो तो आज से 5-4 साल पुरानी है, उनकी फोटो तो अभी 1 साल 1.5 साल पुरानी है। तो देखिए ये विवाद से जोड़ने की बात है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस उसमें रहते हैं कि हम एजाज ढेबर को किस तरीके से हम लोग उसकी राजनीति, उसका किस तरीके से हम उसके कैरियर खराब करें या किस तरीके से एजाज ढेबर को हम बदनाम करें। विधानसभा घेराव होता है, बड़े दावे, एक बड़ा मजे की बात है, 25,000 लोग उस भीड़ में आते हैं, 25,000 में 24,999 लोग पुलिस वालों को दिखाई नहीं देते हैं, मगर एक आदमी जिसके ऊपर पहले पुलिस धक्का मार रही है, अब मैं अगर उसको धक्का मार रहा हूं तो वो पूरा मीडिया को, वो पूरा पुलिस को, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी को दिख जाता है, और उनका एक IT सेल का आदमी उस फोटो को ट्वीट करता है और तुरंत मेरे पर FIR हो जाती है, वो भी नॉन बेलेबल। भाई मैं रायपुर शहर का महापौर हूं और मेरे ऊपर नॉन बेलेबल धारा लग जाती है, ये बड़ी मजे की बात। आप उसके लिए गए भी थे, लेकिन उसमें आपको चोट भी आई थी, हमने देखा उसमें जख्मी होते हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नाटक है, कोई चोट वोट नहीं है, पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया है। अब देखिए मैं पहले कहा कि मैं उनके कोई बातों पे उनके चोट है या फिर मैं नाटक है, मैं उन लोगों के उन लोगों को नाटक दिखाना चाहता हूँ, ना कोई बहुत अच्छे वो ऑडियंस है जिनको मैं अपना नाटक दिखाना चाहूँ। मेरे को जहाँ अपना नाटक दिखाना है मैं अपना सक्षम हूँ, और मुझे उन लोग को नाटक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है, मुझे ज़रूर लगा हुआ था, और लगा भी बहुत जोर से था, डंडे से लगा था। उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ, मगर जब मैं चलने लगा तो मेरी छाती में, जिसके आज भी मेरे पास पूरे प्रमाण हैं, जिसमें मेरे यहाँ की जो लाइन होती है, मतलब जो हमारे चेस्ट में जो होती है, उसमें मेरी एक लेयर थोड़ी इधर हो गई थी वो उसके मेरे पास आज भी, भाई एक्सरे तो मैं फोकट में नहीं कराऊंगा, MRI तो मैं फोकट में नहीं कराऊंगा, उस सब MRI में आज भी उसके निशान है। तो मैं खैर ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि ये लोग मुझे ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये लोग ने मुझे नगर निगम में पकड़ नहीं पाए। मैंने लाइट मेट्रो ट्रेन की बात करी तो बोले हवा में हाँ, यही इसी के बारे में जरा बताइए। बड़ा विवाद की स्थिति, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, रायपुर की जनता देखना चाहती है कब सिंगापुर मलेशिया जैसा अपना रायपुर चमकेगा। देखिए बहुत हद तक के हमने रायपुर को मलेशिया और सिंगापुर हमने बनाया है। 100 ई-बसेस को हमने चलाने की हमने यहाँ पर कोशिश की है, 100 ई-बसेस चल जाएगी। मैंने मेट्रो रेल की बात कर आई है। अगर ये 5 साल अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार रहती ना भैया, मैं दावे से कह सकता हूँ इस 5 साल में मेट्रो ट्रेन चल जाती, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी सपना था कि यहाँ पर मेट्रो चले, मेट्रो और वो भी लाइट रेल चले, उनका भी सपना था। मगर अब सरकार बदली, समय बदला, मगर MOU वो जिंदा रहेगा, क्योंकि MOU मैंने कर आया है। और जब मुझे वहाँ बुलाया जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा और इस MOU को मैं जिंदा रखूँगा, अपनी सरकार आने की इंतज़ार करूँगा। और नहीं तो केंद्र में भी अगर हमारी सरकार आ गई, अब केंद्र में भी हम लोग बहुत दूर नहीं है, केंद्र में भी अगर हमारी सरकार आई तो इस रायपुर शहर में आप भी यहीं पर हो और मैं भी यहीं पर हूँ। लाइट मेट्रो ट्रेन चलेगी, दौड़ेगी, सिंगापुर भी देखेंगे, मलेशिया भी देखेंगे, दुबई भी, इसी शहर में आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। मैं भी देखूंगा। लेकिन बताते नहीं, विपक्ष में होने के बावजूद अगर सरकार को सलाह देना होता है तो आप बताते नहीं कि भैया ऐसी कीजिए, हमारी इच्छा है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप विपक्ष हो इसलिए आपकी बात नहीं देखिए वो लोग सोच नहीं है इसमें, आपका ना सोच चाहिए। सबसे पहली बात, आप किस विजन से काम करते हो, क्या आपका विजन है, क्या आपकी एम है।
अब हमारी सोच अगर ऑटो और बस और वो अगर हमारी सोच है ना, सरकारी बस अगर हमारी सोच है, तो मैं ये सोच को कोई नहीं उभार सकता। वो सोच खाली वो सोच तक रहेगी, ये सोच को कोई नहीं। हमारी सोच है, हमारी सोच है कि हम लाइट मेट्रो चलाएंगे, हमारी सोच है कि हम हेलीकॉप्टर चले यहाँ से वहाँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो शहर पूरे तरीके से आधुनिक हो जाए। अगर आदमी को बिलासपुर जाना है तो भी वो हेलीकॉप्टर में चले जाए, प्लेन में चले जाए, अंबिकापुर जाना है तो भी उसमें चले जाए। हमारी ये सोच है। ये सोचते हैं कि आज भी ट्रेन में सफ़र किया जाए, आज भी बसों में चला जाए, इनकी सोच ही है। आप जब शपथ ले रहे थे सबसे पहली प्राथमिकता आपने उस समय जिक्र किया था कि मैं आवारा पशुओं को कम करूंगा, मच्छरों पर। अभी की स्थिति में क्या 70 वार्ड हैं, फॉगिंग मशीन, एंटी लार्वा, इन सब के, क्योंकि भैया अभी भी हम भी रायपुर में रहते हैं, मच्छरों से तो त्रस्त हम भी हैं। अभी आप जहाँ बैठो यहाँ भी बहुत मच्छर है। देखिए, ये सरकार आने के बाद, जब से ये सरकार आई है, ये मच्छर को, आवारा पशुओं को, गाय को, छुट्टे जानवरों को ये अपने साथ में लेकर आई है। मज़े की बात ये है कि माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री जी थे तो उन्होंने क्या सरकार चलाई थी। कहीं सोच सकता है आदमी कि गोबर खरीद रहा है 2 रुपए किलो में, कोई सोच सकता है कि गौ मित्र आदमी खरीद रहा है, कोई सोच सकता है। वही मतलब गोठान बनाए जा रहे हैं, उनके गोबर से हम लोग वो बना बना के बेच रहे हैं। मतलब क्या मतलब सरकार चली थी। मगर अफसोस की बात यह है कि जैसी ये सरकार गई, छुट्टे जानवर छोड़ दिए गए। छुट्टे जानवर आज भी शहर में घूम रहे हैं। रायपुर नगर निगम में कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ना ही हम लोग अभी नाम के वो हैं, पूरी की पूरी सरकार नगर निगम की कमिश्नर महोदय और जो इनके मंत्री हैं वो सरकार को रन कर रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बेचारे ठेले वालों को उखाड़ा जा रहा है, जो चौपाटी बनी थी उसको उखाड़ा जा रहा है, जो लोग बेचारे डेली धंधा करते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और सिर्फ ये बता के कि महापौर बोल रहे हैं, महापौर हमारी सरकार है नगर निगम में, इसलिए वहाँ पर उन लोगों को सबको जा के उखाड़ा जा रहा है, सबको ठेले उखाड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप बात करोगे इस पूरे उस एपिसोड की, तो मैंने अपने जो बात की कही थी, मैंने मच्छरों की बात कही थी, मैंने आवारा पशु छुट्टू जानवरों की बात करी थी, मैंने उसमें विराम तो लगा दिया था। सब में विराम तो लगा था। अब ये जरूर है, इनकी सरकार आई है, साए साए काम हो रहा है, ढाएं ढाएं चल रहा है, आए दिन गोली चल रही है, ढाएं ढाएं ढाएं। अभी तो बहुत सारे देखिए वो आना चालू हो गए हैं। अभी तो खाली हल्का जैसे पिक्चर चलो ना, पहले क्लाइमेक्स चलता है ना धीरे धीरे, तो अभी तो सिर्फ रुझान आ रहे हैं, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी तो रुझान आ रहे हैं, ढाएं ढाएं। कल देखे नहीं, कल एक पार्षद ने जाके भारतीय जनता पार्टी के वो जाके एक जन को टेंडर के चलते दाएं दाएं मार दिया। तो ये रुझान है। अभी देखिए, अभी तो बहुत मजा आएगा। डबल इंजन की सरकार, साए साए, देखिए इसको कैसे बचाएंगे सर? यहाँ भी तो अब चुनाव होने वाले हैं, इस बार स्थिति विपरीत आपको लग रही है या फिर पक्ष में लग रही है? नहीं, देखिए जिस तरीके से हमारी परिषद ने काम किया, हमारे वरिष्ठ लोग पूरे जो हमारे पार्षद थे, 39 पार्षदों ने जो काम किया, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है जी। ये जो चुनाव होता है ये पर्सनली होता है, और हमारे लोग बखूबी से, बेहतर तरीके से जो हमारे 3 काम होते हैं, साफ सफाई, पानी, मीठा पानी और लाइट, इसमें हमने बखूबी से पूरे 70 वार्ड में काम किया है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे ये नगरीय निकाय चुनाव में जीतने का आधार बनेगी जी। या 70 वार्डों की बात कही, हमने कुछ पार्षदों से कुछ समय पहले मैंने बातचीत की थी। इनमें से एक जो मुद्दा कांग्रेस के समय में पट्टा देने की बात हुई थी, लेकिन सूर्यकांत राठौड़ पार्षद हैं, उनसे एक बार मैंने बातचीत जब की तो उन्होंने कहा कि पट्टा तो मिला लेकिन उसमें कलेक्टर के साइन होने चाहिए, लेकिन इसमें कमिश्नर के साइन हैं, जोन कमिश्नर के, तो ये तो फर्जी पट्टा है। अब देखिए यार, ये इनकी पट्टा देने की इनकी औकात नहीं है। ये पट्टा वट्टा नहीं दे सकते। पट्टा ये सूर्यकांत की बस की बात नहीं है। सरकार ने बखूबी से इस पट्टे को, अरे जिसका मंत्री और मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से पट्टा देंगे, वो पट्टा फर्जी कैसे हो जाएगा? और साइन और सिग्नेचर की बात करते हैं, आप पट्टा लेना था, अभी तुम पट्टा दबा के रखे हो, पट्टा बांटो। उसके बाद अगर किसी को जाना है तो कोर्ट कचहरी जाएगा। आप कौन होते हो उसको फर्जी और अच्छा बुरा बोलने वाला? अगर कोई चीज़ गलत है जाके साबित करो। अगर सरकार साबित नहीं कर पा रही है तो कोर्ट जाओ, 4-4 5-5 कोर्ट है।
कहीं तो हमको न्याय मिलेगा जी। खाली बोलने से कुछ नहीं होता। और सूर्यकांत राठौर जी ने मैं बोला ना, जितना अच्छा हम लोग, वो लोग झूठ इतना अच्छा बोलते हैं ना, हम लोग सच भी नहीं बोल सकते जितना प्यारा वो लोग झूठ बोलते हैं। इनके पास कला है झूठ बोलने की। एक्चुअल में क्या है, हम लोग ना आज जो पीछे बैठे हैं ना, अगर आज हम लोग लोकसभा हार रहे हैं, विधानसभा हार रहे हैं, राज्यों में हार रहे हैं, उसके पीछे एक कारण यही है कि हमारे यहाँ ना झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। जिस दिन ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे दी गई, जिस दिन हम लोग गांधी जी के रास्ते से हट गए, जिस दिन हम लोग नेहरू जी के रास्ते से हट गए, जिस दिन हम लोग झूठ बोलना, जिस दिन हम लोग हिटलर को पकड़ लिया, जिस दिन हम लोग मुसोलिनी को पकड़ लिए कि झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो, एक बार सच हो जाएगा, तो ये उस उधर के हैं लोग। तो ये लोग खाली हर चीज को झूठ 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 सच हो जाता है। हम साला सच 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 झूठ हो जाता है। ये डिफरेंस है दोनों सरकार में। तो वो लोग साले झूठ बोलते हैं, फुल झूठ बोलते हैं उन लोग, टोटल झूठ बोलती हैं उन लोग, पूरे लोग, और हम लोग सच बोलते हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत चीज हमको, और देखिए सत्य परेशान हो सकता है, उस समय तक हम परेशान जरूर हैं, मगर पराजित नहीं हो सकते, हार नहीं सकते। हमको एक ना तो एक दिन तो रास्ता मिलेगा, ये बात पक्का है। मीनल चौबे, उन्होंने कुछ समय पहले जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो फंड आता है, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात, फंड दबा देते हैं, कुछ काम होता नहीं है। क्या है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है? देखिए, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में 2014 में स्मार्ट सिटी बना के 100 शहरों को स्मार्ट रूप से किस तरीके से उनको हर चीज़ के लिए स्मार्ट चीज़ बनाई जाए, किस तरीके से सब चीज़ों को एक स्मार्ट रूप दिया जाए, उसके लिए 100 शहरों का चयन हुआ। उसमें रायपुर का भी चयन हुआ। मज़े की बात यह है कि जब 100 स्मार्ट सिटी के जब चयन हुआ, 100 शहरों का चयन हुआ, उसमें जनप्रतिनिधियों को नहीं रखा गया उस कमेटी में। पूरा का पूरा पावर एक सीईओ बना के एक आईएएस को दे दिया गया। उसके अंदर 4 आदमी को दे दिए गए। जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है। महापौर मेहमान कलाकार होते थे ना पहले पिक्चरों में, सांसद मेहमान कलाकार, विधायक मेहमान कलाकार, पार्षद मेहमान कलाकार, नेता प्रतिपक्ष। उसी दिन मीनल चौबे से पूछना था ना, भाई मीनल चौबे जी ने कहा था तो उनसे पूछना था, बोला तुम्हारी क्या भूमिका है मैडम, तुम क्या कर सकती हो स्मार्ट सिटी में। और सबसे बड़ी बात, ये लोग ऐसी बात बोलते हैं, ये लोग यार इतनी बात करते हैं, ये लोग जांच क्यों नहीं करते हैं? ये लोग हर चीज़ को पता क्यों नहीं लगाते हैं? डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़ रही है, तो ये लोग वहाँ पता क्यों नहीं लगा लेते हैं? भाई अगर कोई चीज़ गलत हुआ है, ये बोले तालाब गलत बने, जांच करवा लो। ये बोलते हैं चौक चौराहा गलत बना, भ्रष्टाचार हुआ, जांच करा लो। एक ठो ये चौक बना तेली बांधा डिवाइडर में, उसमें 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मजे की बात, क्या वो डिवाइडर में रायपुर नगर निगम का 1 रुपया लगा था? क्या रायपुर नगर निगम का उसमें 1 आना भी पैसा लगा था? सोच अच्छी थी कि वहां पर रायपुर से जो लोग एयरपोर्ट से आते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, रायपुर सुंदर दिखे, वो सोच के उस चौक का निर्माण हो रहा था, वो चौक बन रहा था। मगर मजे की बात ये कि सिर्फ ये बताने के लिए भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार किसको बोलेंगे? जिसमें पैसे का आहरण हो, जिसमें पैसा लेन देन हो, जिसमें इधर उधर कुछ पैसा हो, उसको बोलेंगे भ्रष्टाचार। ना ठेकेदार को उसमें कोई पत्र दिया गया, ना उसको काम करने का अधिकार दिया गया, ना ठेकेदार को टेंडर दिया गया। अब बेचारे ठेकेदार ने अपना काम कर दिया, उसने कुछ यहाँ वहाँ से पैसा ले आया, 1-2 बिल्डर लोग ने, 1-2 और जो फैक्ट्री वाले वो लोग ने बेचारे पैसा दे के उसको काम को करा लिए। उसके बाद बोलते हैं उसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो ये जो सरकार है, ये टोटल सौंदर्यकरण की, अच्छे काम की टोटल ये सरकार विरोध करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सोच, कोई उनके पास विजन नहीं है, कोई उनके पास सोच नहीं है। वो सोच बहुत संकीर्ण, जो बोलते हैं ना, वो सोच के हैं। और मुझे लगता है कि देखिए ये 10 महीने में कितनी दौड़ गई है पटरी में डबल इंजन की सरकार। साए क्या चल रही है सरकार, वाह वाह वाह, बड़ा मजा आ रहा है। आप जाके सब देख लीजिए, पूरा शहर में शांति, ठाए ठाए ठाए, बड़ा शांति हो रहा है। एक जो प्रोजेक्ट है तक्षशिला और मोती बाग को लेकर जो सवाल आते हैं सर, उसको लेकर आपके विचार क्या है? कैसे काम हुआ उसका? तक्षशिला मेरी सोच थी। मैं चाहता था
कि वहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बने। बहुत उसमें वो हुआ, बहुत विवाद हुआ, मगर उसके बाद भी उसका निर्माण हुआ, वो तक्षशिला बनी। और ये तक्षशिला को बहुत दूर ले जाया जा रहा था, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा था। नाम कैसे सोच लिया तक्षशिला? पहले के समय में इतिहास से लेके अभी तक ले आया आप। देखिए मेरी बात सुनिए, तक्षशिला को जला देखिए- दिया गया था। देखिए मैं ये चाहता था, मुझे पता है, देखिए मैं ये चाहता था कि अब कंपटीशन का ज़माना है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है। अब जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, जो गरीब किस्म के बच्चे, जो गरीब तत्व के बच्चे लोग हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, वो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख ले। क्योंकि हमारी सरकार ने जो योजना चालू करी थी, गरीब जो फ्री में हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे थे, बिना फीस, ड्रेस पहन रहा है बच्चा, टाई पहन रहा है, बस में आ रहा है, जा रहा है। हम चाहते थे वो बच्चा वहाँ पर आके बढ़िया पढ़े लाइब्रेरी में, अच्छी ITI की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे, IPS की तैयारी करे, हम चाहते थे। और इसलिए मेरी ये सोच थी, इसलिए मैंने वो तक्षशिला का मैंने निर्माण कराया। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि 700 बच्चे बड़ी ईमानदारी से वहाँ पर आके पढ़ते हैं। बगल में मोती बाग है, उसको लेकर भी कई सवाल थे। नहीं, मतलब मोतीबाग भी अच्छा है, मोतीबाग में कोई वो नहीं है, मोतीबाग में कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है। मोतीबाग में एक महिला के द्वारा कुछ कब्जा कर दिया गया है, जो वहाँ पर महिला काम नहीं करने देती है। वो बोलती है मेरी 4 एकड़, मतलब मोतीबाग भी मेरा है, आगे का जो पूरा सड़क है वो भी मेरा है। तो कोर्ट में केस चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं विवाद खड़े होते रहता है। मगर मुझे लगता है कि जैसे वो कोर्ट से निपटेगा तो मोतीबाग का भी जो थोड़ा बहुत बचा वो कुछ काम है वो भी पूरा हो जाएगा। एक स्मार्ट सिटी के जब देखते हैं ना, तो एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट तो ये भी लगता है लोगों के नज़र में, जो स्काई वॉक बन रहा है, उस पर आपके विचार क्या हैं? फिर जब आप मेट्रो चलाने की बात करते हैं तो विदेशों में तो बड़े बड़े शहरों में इस ढंग के दिखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। स्काई वॉक तो क्या बढ़िया प्रोजेक्ट था, वाह वाह, बहुत बढ़िया, अंतिम बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था। वो तो फिर से अब नया टेंडर जारी बढ़िया हो गया। प्रोजेक्ट था। 60 करोड़ का प्रोजेक्ट को 150 करोड़ कर दिया गया भ्रष्टाचार करने के लिए। और उसके बाद लोग सड़क में तो इधर उधर चल नहीं पाते हैं, आसमान में चढ़ा रहे हो। सड़क में तो आदमी चल नहीं पा रहा है, ऊपर आसमान में चला रहे हो। आज अगर किसी की दुकान, हॉस्पिटल ऊपर में भी है ना, तो रायपुर शहर की टेंडेंसी है कि वो नीचे जाके हॉस्पिटल में चले जाए। किसी की किराना दुकान ऊपर है तो ऊपर जाना पसंद नहीं करता, नीचे से खरीदना पसंद करता है। तो रायपुर शहर नीचे से अच्छे से बेचारे लोग वो करते हैं, उनको तुम ऊपर चला रहे हो। ऊपर चढ़ा के क्या होगा? ऊपर में ना कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, कोई भी आए दिन मर्डर, खैर वो तो इनकी सरकार में चल ही रहे हैं, मर्डर तो इनकी सरकार में, और भी घटनाएं, वहां पर दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है स्काई वॉक पूरे तरीके से लिए एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्मारक है वो मेरे नज़र में। वो लोग जब आरोप लगाते हैं तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, अब उनके प्रोजेक्ट पर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो बात विभेद की हो नहीं, सकती है, वो मतलब- करे तो रासलीला, आप करे तो करेक्टर। नहीं, मतलब किस बात का? मेरा कौन सा प्रोजेक्ट फेल है? मैंने क्या बोला कि मैंने कोई गलत को बोला? मैंने तो सवाल उनका किया तो स्मार्ट नहीं, प्रोजेक्ट मेरी का। बात सुनिए, उनका तो दिख रहा है कि काम ही नहीं हुआ और इतना भ्रष्टाचार हुआ। मेरा क्या दिख रहा है बताओ? मेरे क्या दिख रहा है बताओ? तालाब को मैंने नहीं बनाया, चौक चौराहों को मैंने नहीं बनाया, अंडर केबलिंग वायर मैंने नहीं करी। आज BPO सेंटर चल रहा है भाई साहब, BPO सेंटर में आज 1200 बच्चों को आज दावे से कह सकता हूं कि वो लोग को नौकरी मिल रही है 12-15 हजार रुपया। जिस तरीके से स्विगी में काम करते हैं, जिस तरीके से हम लोग बेंगलोर में जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, आज वो बच्चों को 12-15 हजार रुपए की आज उनको नौकरी मिल रही है। ये सब काम क्या शहरों में नहीं हुए? इनका कोई काम बताओ ना। ये किए हैं काम बहुत बढ़िया, ये बड़ा है एक ठोंग स्मारक, जीवन भर वो स्मारक को कोई नहीं भूल सकता। और आज भी जब इतनी अच्छी सरकार है, इतनी विश्वसनीय सरकार है, 5 टेंडर हो गया उसका, कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई भी लेने को तैयार नहीं है। मालूम है कि ये कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी पैसा डूब जाएगा। कोई भी कंपनी, ग्लोबल टेंडर हो रहा है, कोई हाथ नहीं डाल रहा है। छत्तीसगढ़ में टेंडर हो रहा है, कोई हाथ नहीं डाल रहा है, एक भी आदमी नहीं आ रहा है। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो है हमारा कोई भ्रष्टाचार, कोई खाली ये लोग बोलते हैं, बाकी कोई काम को मेरे को नहीं बता सकते कि मैंने काम को नहीं किया। इनके काम को तो मैं गिना रहा हूं। ये भी मैं मानता हूं कि जिसने उनको बनाया, मुड़त जी ने, वो अच्छे विजनरी नेता है। वो सुनिए, वो भले मेरे विपक्ष के नेता हैं, मगर उनके पास विजन है।
आदमी 100 ढोंग काम करता है, एक ठोंग गलत काम करके फंस जाता है। आदमी के 99 काम छुप जाते हैं, एक काम पकड़ा जाता है। एक काम उनका पकड़ा गया, वो पूरे 99 काम उनके गलत हो गए। उनके पास विजन है, वो अच्छा काम करते हैं। जी। अभी भी लेकिन रायपुर शहर में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या, अब दिनों दिन आबादी भी बढ़ रही है, वाहन भी बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसको लेकर आपने किया तो है लेकिन इतने काफ़ी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक के हम लोग बाईपास रोड, जब तक के हम यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक के जब तक के ओवर ब्रिज नहीं बनेंगे, जब तक के तेली बांधा से लेकर आपका टाटीबंध तक के जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, बीच में जब तक के कोई ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, सरोना वाला जब तक के ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, खमतराई वाला जब तक के ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर ये ट्रैफिक की समस्या को हम ख़त्म कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोग, ये सरकार में डबल इंजन की सरकार है। अभी चाहे तो ये लोग सब काम करवा सकते हैं, मगर मैंने पहले कहा कि सोच होना चाहिए। अब आदमी किस तरीके से, किस सोच में काम कर रहा है, क्या उनके पास, क्या उस सोच में वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तब उनको सफलता मिल पाएगी। मगर जिस तरीके की भी सरकार चल रही है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 साल बस इसके उसमें और ठाए ठाए कर में, और ये लोग खाली वो रेंज लेते हुए उसको निपटा दो, इसको निपटा दो, इसको निपटा दिए, उसको निपटा दिए, इसी में इनके पूरे 5 साल खत्म हो जाएंगे। इतने तेज तर्रार आप हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कौन नेता फेवरेट है आपका? कांग्रेस में तो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं आप। नहीं, देखिए, निश्चित प्रदेश में कौन नेता सबसे अच्छा लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल में हमने एक चीज़ जरूर सीखी, उन्होंने कभी मैं वाली पॉलिटिक्स नहीं करी, उन्होंने हमेशा हम वाली पॉलिटिक्स करी। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो माननीय भूपेश बघेल जी में जो हमने एक जुनून देखा, जो हमने उनमें एक ये देखा कि मैं नहीं, हम, उन्होंने कभी भी पार्टी को मैं बोल के नहीं चलाया, उन्होंने हम बोल के चलाया। तो वो चीज़ हमने भी अडॉप्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जी ने बीज को बोया, उसके बाद फिर उसमें फल बना, फिर वो पेड़ बना, फिर फल बना। वो फल को पूरे कांग्रेसी लोग खाए, सरकार बनी, सब लोग मंत्री, सब लोगों का अपना अपना एक वो मिला, सबका ऑरा बना। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैज जी, माननीय महान जी, माननीय टीएस बाबा साहब, ये सब अच्छे नेता हैं और ये लोग ज़मीन पे लड़ने वाले नेता हैं। और ज़मीन, और मुझे लगता है कि जो लड़ाई भूपेश बघेल जी ने चालू करी है, जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जो लड़ना सिखाया, उसको आज दीपक बैज जी भी पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में सभी नेता आज की डेट में फाइटर हैं। और अगर प्रिय नेता की बात करोगे तो प्रिय नेता निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी है। उससे अच्छा कोई नेता आज की पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, राहुल गांधी जी के अलावा। प्रदेश में पूछ रहा हूँ आपसे, प्रदेश में भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल, देखिए बहुत बढ़िया। हमने आपके बारे में सुना है सर कि स्पोर्ट्स में आप बहुत बढ़िया है। कौन कौन सा खेल खेल लेते हैं, क्या कैसे ये रुचि रही? राजनीति में तो आप आ गए, चलो बाई चांस। देखिए, बहुत गंदी इसमें मतलब मेरा वो रहा है कि मैं बहुत अब पछताता हूँ कि क्यों राजनीति में आ गया। क्योंकि जब मैं खेल खेलता था तो मुझे लगता था कि 70 मिनट में जीत और हार का फैसला हो जाता था। मतलब मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैं बुरा खेल रहा हूँ, उस समय मुझे पता चल जाता था। मगर मुझे नहीं मालूम है कि राजनीति में आदमी को इतनी चाटुकारिता, इतना जिंदाबाद, इतना प्रदर्शन, इतनी पुलिस के डंडे, इतनी धाराएं, इतना जेल इतना जाना पड़ता है। उस समय तो मुझे मालूम है कि मेरा 70 मिनट में मेरे गेम्स के वो जाते थे। मैंने हॉकी में नेशनल खेला, हॉकी में मैंने स्कूल इंडिया खेल कर आया, मतलब मैं बाहर की भी खेलने के लिए गया, कैप्टन रहा यूनिवर्सिटी का। वॉलीबॉल में मैंने नेशनल खेला, हॉकी, फुटबॉल में मैंने नेशनल खेला। तो सब गेम में मैंने नेशनल खेले और अच्छा प्लेयर था, अच्छा वो था। मैंने कहा कि एक्सीडेंटल मैं राजनीति में आया, नहीं तो मैं चाहता तो मैं आज अच्छा स्पोर्ट्समैन रहता और बड़ा खुशी रहता कि बढ़िया अपने परफॉर्मेंस पे पूरा टिका रहता। यहाँ तो पता नहीं परफॉर्मेंस कब आएगा, कब देखेगा, वो 99 का सांप फटेगा नहीं हटेगा कि बस वो बार बार काट के मेरे को 13 में लाते रहेगा। लगता नहीं है कि कहाँ कहाँ से राजनीति में आ गए? इतना लोग, जब विपक्ष इतना हमलावर होता है तो एक पल के मन में नहीं आता ये यार कहाँ से राजनीति में आ गए, वही ठीक थे। देखिए, निश्चित तौर पर वो ठीक था। सुबह
5 बजे जाओ और 7 बजे 8 बजे अपना गेम खेल कर आओ, शाम में 4:30 बजे जाओ और शाम में 6:30 बजे आओ, तो वो हमारा बहुत बढ़िया समय था। वो टाइम मतलब चाह के भी वापस नहीं आ सकता। मगर अब क्योंकि राजनीति में भी वो लोग के साथ लड़ लड़ के ना, अब ठीक है, अब मज़ा भी आने लगा है कि ठीक है, अब क्योंकि पहले अपन लोग खिलाड़ी नहीं थे भाई। देखिए राजनीति में आज वही सक्सेस है, आज राजनीति में वही वो है जो लड़ना जानता है, जो आज की डेट में इन लोग से लड़ना जानता है, ये झूठों लोग से, ये जो झूठ बोलते हैं उनसे जो लड़ना जानता है। और मुझे लगता है कि मैं बखूबी से आज इनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी, मेरा पूरा कांग्रेस संगठन, मेरे सभी वरिष्ठ नेता, सब लोग दमदारी से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 10-11 महीने में ये सरकार ने पैर टेक दिए हैं, सब लोग जान गए हैं। आज तक आप भी यहाँ पर हो, आपने कितने लोग का इंटरव्यू किया, मैं भी आज जब से छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, जब ये छोटा बच्चा था तो वरिष्ठ हो गया, ये आज ये 24 साल का हो गया, आज तक के कोई ये नहीं बता सकता इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, इस राज्य का मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है, इस राज्य का मुख्यमंत्री के पीछे क्या वो है। पहली बात, सरकार चला कौन रहा है, सरकार कौन चला रहा है। कुल मिला के ना इनकी सरकार चल रही है, ना इनसे दरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के भरोसे ये सरकार चल रही है। और जब अधिकारियों के भरोसे सरकार चलती है तो ये मान के चलो कि वो सरकार का एक्सीडेंट आगे चल के होता है। ये सरकार का भी एक्सीडेंट होगा। मैं दावे से कह रहा हूं कि आज चुनाव करा लो, आज चुनाव करा लो, पूरे छत्तीसगढ़ में हम 70 सीट जीत कर आएंगे। आपने अभी एक शब्द कहा कि कौन मुख्यमंत्री बच्चा भी नहीं जानता, क्या है राय आपका? आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है? नहीं, देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री मैंने ये नहीं कहा, मैंने आप उसको गलत उसमें जा रहे हैं। नहीं, गलत नहीं जा रहा मैं। नहीं, मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बने हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बने, मगर क्या विजन क्या है, सरकार चला कौन रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल में काम कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी को रॉबर्ट की तरह काम कराया जा रहा है कि सिर्फ प्ले बटन दबाया जा के स्टॉप बटन दबा दिया जा रहा है? सरकार चला कौन रहा है? सरकार के पास आज पावर किसके पास? पहली बात ना, अगर आज किसी की नियुक्ति करना है ना, ये सरकार 10 लोग का चेहरा देखेगी जी। आज अगर आपको किसी को सेक्रेटरी बनाना है, आप किसी को कमिश्नर बनाना है, अरे कमिश्नर छोड़ो जी, एक पुलिस थाने में यहां से वहां किसी सिपाही का भी ट्रांसफर करना है ना, तो 10 जन एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तब जाके वो सिपाही का ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ये सरकार के पास कोई पावर नहीं है। ये सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जितना बटन दबाओ उतना ही आगे चलना। हम लोग बचपन में अपने पास एक गेम हुआ करता था ना, एक रोबोट को दबाते तो जितना दबाते तो उतना चलता था, फिर ऐसा करके जाके रुक जाता था। तो ये वैसी सरकार है। एक जो हमेशा से कहते हैं सर, आपको कांग्रेस पार्टी का फाइनेंसर ये आरोप लगता है, क्या ये सब बेकार की बात है। मैं कभी कोई फाइनेंस कभी मैंने सरकार वरकार के लिए नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं क्यों फाइनेंस करूंगा? कोई मैं उद्योगपति घर का हूँ, कोई मैं टाटा के उनके परिवार का हूँ, क्या मैं अंबानी के परिवार का हूँ कि अडानी जी का रिश्तेदार हूँ? मेरा कोई नहीं भैया। मैं बहुत गरीब फैमिली से ऊपर बड़ा हूँ। इज माई फादर इज कबाड़ी। पापा मेरे चाय बेचते थे, कबाड़ी का काम किए हैं, झाड़ू मारे हैं, पापा मेरे चाय बेचे हैं, पापा मेरे बर्फ का गोला बेचे हैं, पापा मेरे चीकी बेचे हैं। तो यार मैं बहुत नीचे से आया हूँ, मेरी फाइनेंस करने की इतनी मेरी वो नहीं है। अब ठीक है, भगवान ने यहाँ वहाँ से, मेरे भाई लोग ने मेहनत की है, पापा लोग ने मेहनत की है, हम लोग जरूर ठीक है एक मुकाम पर है। बाकी भैया हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत नीचे से आया हूँ मैं, और गरीबी भी देखा हूँ। और एक टाइम खा के 3 टाइम का टाइम चलाएं, एक टाइम का खाना मिलता था उसको 3 टाइम चलाएं, वो भी देखा हूँ। माँ ने पेट में कपड़ा बांध के, भूख लगती थी तो कपड़ा बांध के, गीला कपड़ा बांध के सुलाया भी है। तो इसलिए ये सब बात को लोग बोलते हैं ना फाइनेंस करता है, ये क्या फाइनेंस कर लूंगा? कांग्रेस पार्टी को मैं फाइनेंस करूंगा जी? वो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, मैं उसको फाइनेंस करूंगा? एकदम सरासर गलत बात। और जिसने बोला उसको मैं बोलता हूँ सरस में सीरियस से इसको खारिज करता हूँ। लेकिन दूसरा आरोप ये भी लगता है कि अपराधियों को प्रश्रय आप ही देते हैं। कौन अपराधी? कौन अपराधी? जिसमें मैंने कुछ समय पहले बताया कि फोटो आपका वायरल कर देंगे। मैंने तो पहले कहा, उसका तो मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया। और कौन से अपराधी को मैंने प्रश्रय देता हूँ बताओ? कौन से अपराधी को? मेरा खुद का भतीजा जब पकड़ा जाता तो मैं उसको छुटाने नहीं जाता। मेरा खुद के भतीजे को अगर कोई पुलिस वाले करने जाते तो मैं छुटाने नहीं जाता। मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ।
अगर कोई चीज़ गलत हुआ है तो गलत है। संविधान को किसी ने अगर कोई गलत काम, संविधान के विपरीत जाके अगर कोई काम करेगा वो गलत है तो गलत है। किसी ने गलती की है तो वो गलती की है। फिर हमारे तरफ से अगर कोई कानून के साथ खेल रहा है और कानून के साथ अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर वो गलत है तो गलत है। अभी आपके भतीजे को गिरफ्तार किया गया, बाद में समझाया ऐसा मत किया करो करके? देखिए मेरी बात सबसे क्योंकि बड़ी, बड़े हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक परिवार में रहते हैं और जब 5 भाई अलग अलग रहते हैं और आजकल की युवाओं की सोच, आजकल की बच्चों की सोच सब विपरीत अलग अलग हो गई है। जरूर ठीक है, वो नादान है, वो बच्चा है, और जो होता है, जो गलतियां होती है या जो गलतियां करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत गलत होता है। इस बात को मैं खुद स्वीकार करता हूँ, जो गलतियां करता है या गलतियां होती होगी, मगर हमारे तरफ से आने का प्रयास भी किया जाता है। घर में और भी जो लोग हैं, बड़े भैया लोग, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे से 4 भाई मेरे और बड़े हैं, मेरे से मेरी बहनें हम 5 भाई 5 बहनें। कितने हैं परिवार? आप कितने भाई बहन? हम 5 भाई या 5 बहनें। अच्छा। सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा। तो इसलिए मेरा वही जो छोटा रहता है उसमें थोड़ा सा पावर कम रहता है। तो मैं वो इतना वीटो पावर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे से 4 और बड़े हैं, तो मेरे पास वो वीटो पावर नहीं है जो मैं बहुत उसमें वो कर सकूं। मगर निश्चित तौर पर मैं बोलता हूं, अब मैं इस चीज़ को भी बोलता हूं, जो गलत है वो गलत है, और ऐसा होता तो मैं कहीं पर भी जाके खड़े हो जाता, कहीं कर भी। और सबसे बड़ी बात यार, यदि मैं अगर गलत होता, इसी रायपुर शहर में आप भी रहते हो, इसी रायपुर शहर में मैं रहता हूँ, इसी रायपुर शहर में पूरे रायपुर की पुलिस रहती है, कई सारे इंटेलिजेंस के लोग घूमते रहते हैं। मेरे को किसी ने बार में देखा? मेरे को किसी ने आज तक दारू पीते हुए देखा? दारू और बियर अलग रख दोगे तो बता नहीं पाऊंगा कि इसको दारू बोलते हैं, इसको बियर बोलते हैं। मेरे को किसी ने सिगरेट पीते देखा? मेरे को किसी ने क्लब में देखा? मेरे को किसी ने हुक्का पीते हुए देखा? मेरे को किसी इवेंट में कभी किसी को बैठते हुए नाचते हुए कभी मेरे को देखा? आप नहीं पाए हो। नशा नहीं करते आप? नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, और दावे से कहता हूं, जो जिस दिन मेरे को नशा हो करते वो पकड़ लिया, उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। छुपते छुपाते? हाँ, और यदि नहीं रहा, झूठ बोला, तो उससे 1 करोड़ रुपए ले भी लूंगा। हाँ, दोनों बात। ये तो अलग ही चैलेंज है। हाँ, देखिए क्या है कि मैं आज तक के कोई दारू ना चुपके से ना, और अगर मैं कुछ करते रहता तो मैं आपको जरूर बोलता कि मैं दारू पीता हूँ, मैं कभी कभी ओकेजनली सिगरेट पी लेता हूँ, मैं कभी कभी तम्बाकू खा लेता हूँ। हाँ, ये जरूर है, रात में पान खा लेता हूँ, चमन चटनी का पान कभी रात में जब मिलता है, चौक जाता हूँ क्योंकि हमारा मोहल्ला बैजनाथ पारा, तो वहाँ कभी चमन चटनी पान खा लेता हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है तो आरंडी थोड़ा छोटा सा उसके गुटके होते हैं, कभी कभार वो खा लेता हूँ। बट कोई भी नशा नहीं, कोई तम्बाकू नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अब ठीक है, एक ऐसा निकल गया तो लोग हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेंगे। भैया मेरे बारे में अगर कोई बुराई है, मैं अगर कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैं कोई कानून को हाथ को ले रहा हूँ, मैं कहीं झगड़ा कर रहा हूँ, या मैंने पिछले 5 साल में कहीं पर भी किसी को भी डांटा होगा, किसी से भी लड़ाई की होगी, अरे 5 साल में तो मैं तो किसी ना किसी को मैं भी चमका सकता था, किसी ना किसी को मैं भी जाके, किसी पुलिस वाले को, किसी टीआई को। आज भी मैं उस 5 साल में टीआई साहब करके बात की है, सीएसपी से सीएसपी साहब बोल के बात की है, और 5 साल में मेरा कोई अब पहली बात देखिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, और ना ही अब लोग मेरे से क्रिमिनल मेरे साथ वो रहते हैं। अरे भैया एक क्रिमिनल बता दो, एक भी क्रिमिनल को अगर मैं किसी को श्रय देता हूँ या किसी के पीछे रहता हूँ तो मेरे को ऑन रिकॉर्ड बता दो ना, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड बताओ। अगर मेरे साथ किसी के संबंध हैं, अगर मैं कोई साथ में काम कर रहा हूँ, किसी को अंदर नहीं हो रहा, उसको छुड़ाने पहले पहुंच जा रहा हूँ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, तब तो मैं गलत हूँ। देखिए अफवाह फैलाना, बात फैलाना, ये जोर से अफवाह फैलाना, ये सब बेकार की बात है। आप कोई चीज़ को, अगर कोई चीज़ है ठोस सामने लाओ। बहुत अच्छी बात कही, आप नशा नहीं करते, लेकिन शराब घोटाले में बड़ा नाम चला। देखिए शराब घोटाले में बहुत बड़ा नाम जरूर चला, मगर शराब घोटाले में क्या कोई चीज़ प्रमाण हो गई क्या? शराब घोटाले में क्या मेरा नाम आ गया क्या? शराब घोटाले में क्या मेरे घर में ईडी के छापे नहीं पड़े क्या? क्या शराब घोटाले में मेरे इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़े क्या? क्या शराब घोटाले में मेरे यहाँ सीबीआई की जांच नहीं चली क्या? क्या शराब घोटाले में इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, इतने सारी जांच हुई, क्या मिला उनको? अगर मैं गलत होता तो मेरा भी कहीं नाम आता, मैं भी कहीं मोबाइल में चैटिंग वेटिंग में मेरा भी नाम रहता। और सबसे बड़ी बात, आप शराब को घोटाला ही बोलिए, अभी आप किसी को दोषी नहीं मार सकते जब तक कि कोर्ट किसी को दोषी ना मान तो दे। दोषी कह ही नहीं रहे हैं। नहीं, तो शराब घोटाले में मेरा नाम आया तो शराब घोटाले में मेरा कुछ तो निकलता। मैं आपके सामने आज बाइट दे थोड़ी देते रहता। आप मेरे से आज इंटरव्यू ले रहे हो सकता मैं भी आज जेल में ही, कहीं किसी जेल में, मैं भी किसी बैरक में ही रहता।
मैं भी वहाँ, अभी खाना खाने का टाइम था, अभी वहाँ खाना ही खाते रहता अगर मैं कुछ गलत करता तो। मैंने पिछले 5 साल में राजनीतिक, नगर निगम में अच्छा विजन लेके, अच्छी सोच लेके मैंने काम करी। उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं की। ना मैंने रेती का काम किया, ना मैं किसी ट्रांसफर का काम किया, ना मैं कोई खदानों में काम किया, ना मैं कोयले में काम किया, ना मैं दारू में काम किया, और ना ही मैं कोई ट्रांसफर के IAS IPS के इधर उधर काम किया। मैंने और सिर्फ समाज सेवा, लोगों का काम, रायपुर के लिए अच्छा विजन लेके रायपुर के लिए काम किया। चलिए, अभी जो चुनाव हुए, आप कह रहे हैं अभी चुनाव करा लीजिए इतने, लेकिन रायपुर दक्षिण के उपचुनाव हुए, उसमें कैसे हो गया प्रदर्शन? देखिए, उपचुनाव पिछले 35 साल से उस सीट को हम हारते जा रहे हैं। 35 साल से उस सीट को हम हार रहे हैं। उपचुनाव जो होता है ना भैया, उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव को सरकार नहीं लड़ती, शासन लड़ता है, शासन का तंत्र लड़ता है। होते उपचुनाव आप देख लीजिए, कभी सरकार नहीं हारती। 99% सरकार नहीं मतलब हारती। आप मानते हैं पिछले बार जैसे खैरागढ़ में हुआ चुनाव, हाँ। आपकी सरकार रही, वहाँ आप कहीं भी देख लो ना, हाँ। भानु प्रतापपुर में हम भानु जीते, प्रतापपुर सब में। तरफ हम जीते, जहां जहां उपचुनाव, मरवाही में हम जीते, जहां जहां उपचुनाव है आप देख लो। सरकार का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, सरकार का बेनिफिट मिला, और सरकार के बेनिफिट में लोगों को ऐसा लगा कि महातारी वंदन योजना के नाम से डराया गया, और कि आपके वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर कई सारी चीज़ ऐसे की गई जिसमें लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना ठीक है। हालांकि देखो, कैंडिडेट की बात अलग है, तो कैंडिडेट लोग को आप भी जानते हो कि कैंडिडेट किस तरीके के हैं जी। कैंडिडेट किस तरीके का वो आप भी जानते हो। एक अच्छा लड़का उनको मिल रहा था, मगर अब वो लोग सरकार के साथ में गए, और स्वाभाविक है, अगर मैं भी रहूँगा तो मैं भी सरकार के ही साथ में जाऊँगा। मुझे ऐसा लगा कि सरकार में मेरा ज़्यादा काम होगा, तो सरकार के साथ गए। उपचुनाव में हार की बात आपने कही, जिनका शासन होता है, जिनकी लाठी उनकी भैंस, एक तरह से आप कह रहे हैं। इसमें आपकी सक्रियता पर भी सवाल उठे कि एजाज ढेबर सक्रिय नहीं दिखा रहे। चुनाव के दिन आप वोट डालने जरूर गए, क्या आपको पहले से पता था कि जीतने वाला कोई और है, प्रचार करने का कोई मतलब नहीं? अगर ऐसा तो सक्रिय नहीं रहा तो फिर एजाज ढेबर का वार्ड कैसे जीत गया? अगर एजाज ढेबर सक्रिय नहीं था तो एजाज ढेबर का वार्ड कैसे जीत गया? इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी जिसमें अपेक्षा के रिजल्ट किसी भी वार्ड में अच्छा नहीं आया। 19 वार्ड हैं, 19 दो ही वार्ड, वार्ड, एक समीर अख्तर का वार्ड, एक आपका वार्ड। वही तो बोल रहा हूँ मैं, इतनी विपरीत परिस्थिति में। और मेरे यहाँ तो मात्र 20% मुस्लिम है, 80% लोग, बाकी सब हमारे हिंदू भाई, उत्कल भाई लोग, जैनी भाई लोग, सिंधी भाई लोग, सब है मेरे वार्ड में। तो बाकी मैं कैसे, अगर मैं सक्रिय नहीं था तो मैं अपना वार्ड कैसे जीत गया? मुझे अपना वार्ड तो हार जाना था। फिर जब मुझे ऐसा ही लग रहा था, जब मैं सक्रिय नहीं था तो मेरी पार्टी ने मेरे को स्टार प्रचारक क्यों बनाया? स्टार प्रचारक सूची में मेरा नाम नहीं था। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे प्रदेश में 43 लोगों की सूची जारी होती है, जिसके प्रमुख सचिन पायलट ऊपर, सबसे ऊपर होते हैं, और नीचे में हम लोग का नाम रहता है। तो स्टार उस सूची में मेरा नाम भी नहीं होना था, उसमें मेरा नाम भी कट जाना था। तो अगर एजाज ढेबर को इतना ही जब किनारे किया गया, एजाज ढेबर को जब साइड में किया गया, तो एजाज ढेबर को सब तरफ से साइड रहना था। एजाज ढेबर क्यों इतना फिर स्टार उसमें सूची में उसका नाम आया? उसके बाद फिर मैं सब तरफ जा के वो अपना माननीय हमारे अध्यक्ष जी को ले जाके, भूपेश बघेल जी की सभा हुई, दीपक बैज जी की सभा हुई, महान जी की सभा हुई, ज्योत्सना महान जी की सभा हुई, सबकी सभा हुई, सचिन पायलट जी की सभा हुई। तो देखिए, ये एजाज ढेबर को मैंने पहले कहा, एक सॉफ्ट कार्नर, कैसे इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए, कैसे ये चुनाव को दूसरा रूप दिया जाए, कैसे ये चुनाव को हिंदू मुसलमान बताया जाए। वो चुनाव को, जैसे पिछला वो लोग हिंदू मुसलमान करके चुनाव को जीत गए थे। पिछले बार वो झगड़ा भी नहीं हुआ था, आप सबको मालूम है, बैजनाथ पारा वाला। मगर वहाँ ये बताया गया कि मेरे ऊपर मारपीट हुई, मैं फिर जाके मदरसे में अपनी जान बचाया। तो ये मुझे लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत वो लोग मेरा नाम को ले रहे थे, मगर इसका खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने वार्ड में, क्योंकि मैं अपने वार्ड का प्रभारी भी था और अपने वार्ड का मैं पार्षद भी था, अपने वार्ड का मैं महापौर भी था, इसलिए मैंने अपने वार्ड में बखूबी से काम किया। 243 वोट थे, मेरा वार्ड विजयी रहा, और इतनी विपरीत परिस्थिति में भी। उसके अलावा मुझे और भी जो पार्टी ने 8-10 काम दिए थे, जो मैं आपको बता नहीं सकता, वो काम मुझे वो लोग दिए थे। वो काम को भी मैंने बखूबी से अपने अध्यक्ष जी को मैंने करके दिखाया है। बैजनाथ पारा वाली बात आपने कही, बृजमोहन अग्रवाल जी पे वो जो हमला हुआ था, ऐसा करके वो खबर भी चली।
जब सरकार बनी तो बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे पहले काम क्या किया वहाँ पे? जो रात भर दुकानें खुली रहती है, चाहे वहाँ पे चिकन बिरयानी का सेंटर, कहते हैं कि वहाँ पे अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा आते हैं और ये रात रात भर, और आप ही का वार्ड है। अब स्थिति कैसी है वहाँ? उस समय भी मैंने जितने वहाँ के एसपी हुए सरकार में, जितने एसपी हुए, सभी को मैंने एक लेटर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा वार्ड हो चाहे किसी का भी वार्ड हो, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए। आज भी 11 बजे सब दुकानें बंद हो जा रही है, आज भी पुलिस आके बंद करा रही है। यदि मेरी धैर्य या मेरी सोच अपराधियों को बढ़ाने की रहती, अपने वार्ड में 4-4 5-5 बजे तक लोगों को खाना खिलाने की रहती, तो आज भी मैं जाके विरोध कर सकता था, आज भी मैं जाके पुलिस के सामने विरोध कर सकता था। क्योंकि मैं कानून को मानने वाला हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से अच्छा रहेगा, वो चीज़ को मैं सोच के काम करता हूँ। आज भी मेरे यहाँ 11 बजे दुकान बंद हो जाती है, आप आके देख लीजिए, मैं दावे से कहता हूँ। बल्कि आप आज ही आ जाइए 11:30 बजे, मेरा पूरा वार्ड बंद हो जाता है। और पहले भी मैंने इस बात को कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको ठीक करना है तो आपको 11:30-12 बजे दुकान सब बड़ा बंद कर देना चाहिए। कोई मेरे आदेश से या मेरा कोई वहाँ पर फरमान नहीं चलता, या मेरा कोई वो नहीं चलता कि मैंने एक वो जारी कर दिया, मेरा फरमान जारी हो गया कि रात में 4 बजे तक दुकान खुल रहेगी। ऐसा कोई फरमान मेरा जारी नहीं होता। ये जरूर है कि मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं जो काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो बेचारे लोग पहले और कुछ काम करते थे, पहले इधर उधर घुमा फिरता करते थे, कोई दारू का नशा कर रहा है, कोई ये नशा कर रहा है, मगर आज वो लोग काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होना चाहिए? अगर मैं ये काम के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले के लोग ना बिगड़े, मैं चाहता हूं मेरे मोहल्ले के लोग नशा ना करें, मैं चाहता हूं मेरे मोहल्ले के लोग दारू ना पिए, अगर ये सोच के अगर कोई मेरे को बुरा बोलता है तो मैं बुरा एक बार नहीं 1000 बार बुरा हूँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बोला ना, ये सोच के अगर कोई मेरे को बोलता है तो मैं एक बार नहीं 1000 बार बुरा हूँ। अच्छा, 20 से ज़्यादा चौक चौराहा का उन्नयन आपने करवाया। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी भी विपरीत स्थिति है, उसको लेकर आप? देखिए, विपरीत स्थिति नहीं है। ये सरकार आने के बाद ये सरकार ने पूरी तरीके से एजाज ढेबर और महापौर के पद को लोगों ने लुप्त कर दिया। ये चाहते हैं कि एजाज ढेबर किसी तरीके से काम ही ना कर पाए। ये चाहते हैं कि महापौर, यार कई सारे भूमि पूजन हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ महापौर को नहीं बुलाया जाता। कई जगह ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ महापौर को इनवाइट किया नहीं जाता। अभी रात का डिनर देते हैं हमारे महामहिम जी, बोलना नहीं चाहिए, वो इतने बड़े पद में महामहिम है, रात के डिनर में महापौर को नहीं बुलाया गया। मतलब ये कितना बड़ा विडंबना है कि मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, हम चाबी देते हैं तब जब राष्ट्रपति अंदर घुसती हैं। उस विडंबना में जब रात का भोजन हुआ तो मुझे नहीं बुलाया गया, वहाँ से मेरे को कोई न्योता नहीं आया राज्यपाल महोदय के यहाँ से। तो क्या हो रहा है? मतलब क्या हो क्या रहा है? क्या मेरा मुस्लिम होना आड़ा आ रहा है? क्या मेरा कांग्रेसी होना आड़े आ रहा है? क्या मेरा महापौर होना आड़े आ रहा है? कि मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ वो मेरा आड़े आ रहा है? या मेरे भाई लोग जेल में हैं वो आड़े आ रहा है? क्या आड़े आ रहा है भाई? ये सब चीज़ों से अगर कोई पर्सनल वो है तो बताइए। अरे भाई साहब, जितना मंदिर इस महापौर ने बनाया ना, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अगर किसी और महापौर ने बनाया होगा तो। ये बात को कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता ये बात को कोई? जितनी बात ये लोग आरोप लगाते हैं ना, मैं तुमको दावा कर रहा हूं, आपके इस चैनल में आपको दावा कर रहा हूं, खुलेआम दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि जितनी मंदिर मैंने बनाई है उतना मंदिर अगर कोई महापौर बनाया होगा तो आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। और देखिए, मैं जब महापौर बना तो मुझे मालूम कि मेरी प्राथमिकता मेरा शहर है। मेरे शहर में हिंदू भी रहते हैं, मेरे शहर में मुस्लिम भी रहता है, मेरे शहर में ईसाई भी रहता है, मेरे शहर में सिख भी रहता है। मैंने सभी धर्म जाति सबको लेके, सभी के सुख दुख, त्यौहार, ईद, दिवाली, होली, जितने वो होते हैं, आपकी गणपति बप्पा, दुर्गा मैया, जहाँ जहाँ मेरे को हो, मैंने अपने बहुत ईमानदारी से मैंने इस शहर के लिए मैंने काम किया है। लगातार रायपुर नगर निगम का हर साल बजट बढ़ता जा रहा है,
अब आने वाले अभी इस साल का बजट अलग था, हो सकता है कुछ बढ़ोतरी अगले बजट में भी हो। बावजूद इसके आप रायपुर शहर को कहाँ पे देखते हैं अभी, और आने वाला भविष्य रायपुर शहर का कैसा होने वाला है? देखिए, मगर अभी तो मुझे फिलहाल जो रायपुर है, ये पिछले 4 साल में रायपुर का ग्राफ बहुत गिरेगा, क्योंकि रायपुर का नाम अब चेंज हो गया है। रायपुर को अब चाकूपुर बोलने लग गए हैं। रायपुर को अब चाकूपुर बोलने लग गए हैं। छत्तीसगढ़ जो था ना, वो अब पूरा आतंक का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ अब छत्तीसगढ़ नहीं रहा, आतंक का गढ़ बन गया है। और जो रायपुर है वो चाकूपुर हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल में, ये 1 साल में इतने, पिछले 4 दिन का 5 दिन का, अगर दिवाली के बाद का अगर आप दिन गिनोगे ना, 4 दिन में भाई साहब 23 मर्डर हुए हैं मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड नाम सहित मेरे पास, नाम दर्ज वो है मेरे पास। मतलब कोई कहीं भी चाकू मार दे रहा है, कोई कहीं भी गोली मार दे रहा है। वो मरीन ड्राइव जो पूरा 24 घंटा आबाद रहता है, वहाँ मर्डर हो जा रहा है, 4-4 5-5 मर्डर हो जा रहा है। आज हमारी बहन सुरक्षित घूम नहीं सकती है, महिलाएं सुरक्षित घूम नहीं सकती है। सुबह वो घूमती है तो उसकी चैन स्कैनिंग हो जा रही है, गलत किससे चैन लेके चले जा रहे हैं, बलात्कार हो जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत बलात्कार हो जा रहा है। मतलब बड़ी औरतें तो छोड़े, लड़कियां तो छोड़े, छोटी छोटी बच्चियां, मतलब 5-5 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में सरकार इस रायपुर शहर को, इस छत्तीसगढ़ को जितने तेजी से इस शहर का, इस प्रदेश का ग्राफ बढ़ा था माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समय, उतनी डबल बल्कि टिबल तेजी से ग्राफ गिरेगा, देख लीजिएगा। और इस चीज़ के गवाह आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, क्योंकि ये सरकार ने पिछले 11 महीनों में कुछ करके नहीं दिखाया। खाली ये झूठे सपने, वो प्रधानमंत्री आवास, वो 1000-1000 रुपया महिलाओं को, वो बस इसी में ये सरकार रहेगी, बाकी कुछ नहीं कर पाएगी। आप देख लीजिएगा। जवाबदेही तो आपको भी तय करनी है, अब 5 साल आपके भी होने वाले। अगर मैं पूछूं कि 5 उपलब्धि आपकी कौन कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे? सुनिए, 5 से भी ज्यादा बता सकते मैं हैं। 5 से नहीं, मैं आपको 50 उपलब्धि बना रहा हूँ। 50, एक आप 5 बोले, मैं 50 गिना रहा हूँ। पहली उपलब्धि, हमने जो अगर वो बनाया, हमने पूरा केबल को हमने अंडर केबलिंग किया। पूरा शहर जयस्तंभ चौक पूरा गुच्छों का वो दिखता था। मेरे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे कि रायपुर अब गड्ढापुर बन गया। मैंने बोला ठीक है, लगने दो मेरे ऊपर। आज आप शहर गुजरो, एक भी आपको वायर नहीं दिखेगा। पूरा आप फाफाडी तक चले जाओ, इधर आप ब्राह्मण पारा तरफ चले जाओ, पूरा आप सदर बाजार चले जाओ, पूरा रायपुर, मेरे बैजनाथ पारा, मेरे मोहल्ले आ जाओ, पूरा आपको अंडर केबलिंग दिखेगा। पहला काम। दूसरा काम, पूरे तालाबों का उन्नयन हुआ है। लगभग 24 तालाबों का हमने उन्नयन कराया है, 24 तालाबों का। ऐसी पूरे रायपुर शहर की पूरी रोडों को हमने बनाया, बाजार को हमने व्यवस्थित किया, हमने वाटर प्लांट को हमने बहुत ज़्यादा हमने उसको आगे बढ़ाया। वाटर प्लांट पहले 2 वाटर प्लांट, मतलब सिर्फ 2 ठो वहाँ पर सिस्टम लगे थे, हमने आज वहाँ 4 सिस्टम लगा दिया। रायपुर शहर में हमने पिलिया ख़त्म कर दिया। अरे 4 हो गए, 5 हो गए। ये बस स्टैंड पिछले 2009 से बना हुआ है, सुनील सोनी जी के समय से। वो विवाद नहीं सुलझा पा रहे थे मठ के साथ में, वो उस विवाद को मैंने सुलझाया। आज वहाँ पर बस स्टैंड चल रहा है। ये 8 महीने का रिकॉर्ड है आपका, ये थाना, ये वाला सिटी कोतवाली का थाना, जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर थाना है। ये थाने का निर्माण हमने कराया। बीपीओ सेंटर हमने आज 1000 बच्चे लोग आज वो कर रहे हैं, वो हमने लाया। बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए हमने निर्माण कराया, वो सोच हमारी थी। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना जो बस चली लोगों को, वो योजना हमारी थी। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया हो। आज रायपुर शहर में चौक चौराहों का निर्माण हमने कराया। रायपुर में पहले ऐसी फूटी हुई ट्यूबलाइट जलती थी, आज रायपुर पूरा शहर चकाचक, रायपुर राजधानी का पूरा स्वरूप लिया है। उसके पीछे हमारी सोच, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी की सोच और पूरी परिषद की सोच रही है कि हम रायपुर को राजधानी के स्वरूप बनाएंगे। और ऐसे नहीं, मैं आपको 100 काम गिना सकता हूं जो हमने इस रायपुर शहर में हमने किया है, हमने कराया। आज रायपुर का नाम 6वें नंबर पे आ गया। क्यों नहीं, इसके पहले क्यों नहीं आया? पहले के लोग नहीं थे काम करने के लिए, पहले के भी लोग थे। आज 6वें नंबर पे रायपुर का आ गया। आज हम लोग कचरे से खाद बना रहे हैं, पहले कभी नहीं बनी, आज खाद बना के बेच रहे हैं। रायपुर नगर निगम को राजस्व प्राप्त हो रहा है। वाटर प्लस हमने रायपुर को हमने लाया। पानी बेच रहे हैं हम उद्योगपतियों को, जिससे निगम को राजस्व और निगम को करोड़ों रुपया मिल रहा है, साल में करोड़ों रुपया मिल रहा है। तो ये काम मैंने रायपुर शहर के लिए किया। ये बताया ना क्या किए, ये क्या किए, ये बताया। अभी 1 साल में चलो बता दे मेरे को 1-2 काम ये करके कोई बताएं तो चलो।
क्या बताएंगे आपको? प्रधानमंत्री आवास बनाए। प्रधानमंत्री आवास बनाए तो प्रधानमंत्री आवास तो पहले से चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास बना के आपने कोई वो नहीं किया है। प्रधानमंत्री आवास के पहले से ही पैसा मिलता है, वहां का कुछ 2-2.5 लाख रुपए मिलता है, राज्य का अंश और केंद्र का अंश मिलकर प्रधानमंत्री आवास बनता है। इनके पास दूसरा कोई बताने के लिए नहीं है। मैं आपको अगर मेरे से कोई बहस करने बैठेगा तो मैं 100 काम गिना दूंगा यहीं पर बैठ के। और मेरे से वो काम, बाजार को व्यवस्थित करने का काम हमने किया है। सबसे पुराना जो आपका पंडरी का जो बाजार है, आज वो पूरे तरीके से अव्यवस्थित था। आज महिलाओं के लिए कहीं पर भी कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, पिंक टॉयलेट हमने बनाया पूरी महिलाओं के लिए। अगर आज मेरे ही परिवार का कोई चले जाए, अगर मेरे साथ में अगर मेरी बीवी चले जाए, मेरे को बोले अगर बाथरूम करने जाना है तो आज किसी भी दुकान में भेजूंगा तो वो डरेगी। मगर अगर पिंक टॉयलेट जाएगी तो मेरे को मालूम, उसको पता है कि यहाँ खाली लेडीज लोग का है, वो जाएंगी बाथरूम करके आ जाएगी। आज शहर में कम से कम 10 पिंक टॉयलेट है। लगभग तरुण बाजार, भाटा गांव का बाजार, पंडरी का बाजार, शास्त्री बाजार, ये सब बाजारों को, नया बाजारों को व्यवस्थित कराने का काम हमने किया है। तो ऐसा नहीं है, काम तो मैं 100 गिना सकता हूं। अब ये जरूर है, आरोप जानबूझ के लगाना, आरोप प्रत्यारोप जानबूझ के मेरे ऊपर करना, ये स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड है। मैंने कहा ना, जिस तरीके से आपने एक फोटो दिखा के मेरे को बोले ना कि तुम्हारे को उसके साथ तुमको फोटो दिखा दी गई, मेरे वार्ड का है। अब स्वाभाविक है, मैं रायपुर शहर का महापौर हूं। मैंने पहले कहा कि आप मेरे साथ फोटो खिंचाओगे और उसके बाद बाहर जाके कुछ करोगे तो उसकी जवाबदारी मेरी है क्या? फिर भाजपा वालों के साथ भी उनकी फोटो थी, उसके मंडल अध्यक्ष के साथ में उसकी फोटो थी। तो तुम करो तो कृष्ण लीला और हम करे तो ताता थैया, ये तो फिर गलत है ना। या तो फिर आप उसको बराबर साबित करो। तो देखिए, ये चीज टोटल मिला के अगर कैलकुलेशन करोगे, मेरे काम का आकलन करोगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं बॉस, जो काम हमने किया ना, चौड़ीकरण करवाया हमने। चौड़ीकरण, एक चौड़ीकरण जो संजय गांधी चौक से जो जाता है, हम लोग उस तरफ जाते हैं, जो संजय गांधी चौक तरफ एक छोटा सा मोड़ था। पिछले जितने महापौर थे उसमें हमारे महापौर भी, जब हम लोग बजट पेश करते हैं ना, तो मैं एक दिन पढ़ रहा था, सुनील सोनी जी ने भी पेश किया उसको कि रोड चौड़ीकरण होगी। तरुण चटर्जी ने भी पेश किया, ये रोड चौड़ीकरण होगा। किरण दीदी ने भी अपने बजट में लिखा कि ये चौड़ीकरण होगा। प्रमोद द्विवेदी जी ने लिखा ये रोड चौड़ीकरण होगा। कोई नहीं किया, हमने कराया उसको, रोड चौड़ीकरण हुआ। इतने साल से ये रोड चौड़ीकरण अटका हुआ है। मैंने धरना प्रदर्शन किया, मैं जाके मुख्यमंत्री जी, यहाँ हमारी सरकार ने तो कर ही दिया था फूल चौक तात्या पार्क का चौड़ीकरण। मेरे उसमें अब खाली एक काम बचा है, फूल चौक, जिसके लिए मैंने प्रदर्शन किया। अब नहीं होगा, सरकार ने सोमवार मंगल तक आने वाला तक टाइम मांगा, नहीं होगा तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर भी चौड़ीकरण कराएंगे। हमारा जो कार्यकाल जो रहा, पूरा सक्सेस, फुल सक्सेस, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमने इस सरकार में ना किया हो। अब कुछ दिनों में तो आचार संहिता लग जाएगा, उससे पहले कुछ टीज है मन में, कुछ काम छूट गए, ये हो जाता तो अच्छा रहता। देखिए, मेरे मन में ये जरूर है कि मेरे से मेट्रो वाला काम, मेरे से लाइट मेट्रो वाला काम मेरे से मिस हो रहा है। मैं चाहता था एक लाइट मेट्रो शहर में चले, जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है वो। मतलब बोलना चाहिए मेरा जीवन का लक्ष्य है वो, मेरा जीवन का उद्देश्य है वो, और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने शहर में लाइट मेट्रो चलाऊंगा। और थोड़ा समय और होता तो मैं इसको कहीं से भी उठा पटक करके वो लाइट मेट्रो जरूर चलवा देता। मगर ये जरूर है, इस बात की मेरे को खींच रहेगी, मगर जब भी ये सरकार आएगी, जब भी सरकार केंद्र में या राज्य में हमारी सरकार आएगी, वो जरूर इस शहर में लाइट मेट्रो चलेगी और रायपुर वाले देखेंगे। अब चुनाव तो करीब है, विधायक की टिकट के लिए भी आप लगातार संघर्ष करते रहे, मन है लड़ने का? वो भी 99 पे आके सांप में काट देता है। अपन लूडो खेलते हैं ना, तो अपन लूडो फेंकते हैं, अब खेलते खेलते 98 तक तो पहुंच जाता हूं मैं। 98 तक बहुत अच्छा खेलता हूं, आपसे पहले मेरी वहां पर वो पहुंच जाती है, जो गोली होती है ना बटी, वहां तक पहुंच जाती है गोली बाटी। मगर जैसी 99 में एक आ जाता है, मेरा जब भी पासा फेंकता हूँ ना, एक ही आता है 98 के बाद। वो 99 फिर जो सांप ऐसा काट के ना मेरे को 13 में लाके खड़े कर देता है। तो वो खींच हमेशा है मेरे को। और ये चुनाव, अभी जो आने वाला चुनाव है, निश्चित तौर पर जो हम लोग ने अच्छा काम किए हैं 70 वार्ड में, उसका प्रतिफल, उसका श्रेय हमारे पार्षद जिनको टिकट मिलेगी उनको मिलेगा। और निश्चित तौर पर रायपुर शहर में चौथी बार कांग्रेस का महापौर बैठेगा। आप
क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं? नहीं, मगर मुझे अब नहीं लगता कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, बट मेरे को अब वो चुनाव नहीं है। लड़ेंगे? नहीं, मेरा अब चुनाव लड़ने क्यों? का नहीं, मेरा अब हो गया, बट मतलब मेरा अब वो मन नहीं हो है। गया क्या? इतने लोग इतना वाद विवाद होता है, लोग नहीं, खींचते हैं वाद इसको विवाद, लेकर अरे के वाद क्या है? विवाद से तो अब कि परिवार को टाइम देना अरे है अब वाद विवाद से तो बड़ा मजा आता है। वाद विवाद में तो मैं तो वाद विवाद बड़ी से बात कर रहे हैं भाई, चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मुझे अब महापौर बनने के बाद मुझे अब नहीं लगता कि अब चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे अब नहीं लगता, महापौर बन गया, बस हो गया। अब जितना वो करना था उतना कर डाले। नहीं, अब कुछ तो मन में होगा कि क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, परिवार को समय देना है कि अब ये राजनीति से नहीं, थोड़ा सा परिवार को भी दूर समय दूर देना दें। है, परिवार के लिए भी समय निकालना है। और मुझे लगता है कि आप एक अहम उसमें मतलब जब पद में पहुंच जाते हो, फिर वही चुनाव। 2 बार मैं पार्षद रह गया, 1 बार MIC मेंबर रह गया, राजस्व विभाग का अध्यक्ष रह गया, बाजार विभाग का। उसके बाद फिर मैं महापौर बन गया, पार्टी ने इतना बड़ी जवाबदारी दे दी। तो अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक ऐसा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? पार्टी के लिए राजनीति से जुड़े अगर रहेंगे? देखिए, पार्टी सोचेगी मेरा भविष्य क्या करना तय करना, फिर मैं भी सोचूंगा मेरे को मेरे भविष्य को क्या तय करना है। क्या अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, और अच्छा। ना ही कुछ इसमें समझा है कि क्या है क्या नहीं। मगर ये जरूर है कि मेरे वार्ड के लोग जब भी इस बात को बोलो तो मेरे वार्ड के लोग रोना चालू कर देते हैं। क्योंकि मेरे वार्ड के साथ में मेरा जो हम लोगों के जो संबंध है मेरे वार्ड के साथ में, वो एकदम परिवार के जैसे संबंध है। अगर किसी घर में बर्थडे है, किसी घर में नामकरण है, किसी के घर में अगर छोटा सा भी फंक्शन है, तो उसके घर में मैं जरूर जाता हूँ। तो मेरे उन सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। तो जब भी मैं बोलता हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मेरे वार्ड वाले, मेरे सब लोग रोते हैं। नहीं भैया, भले जैसा भी चुनाव आप लड़ो। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ने यहाँ जब पहली बार किसी को लड़ाया था, तब पूरी झोपड़ी थी मेरे वार्ड में, पूरी झोपड़ियाँ थी। आज बड़े दावे से कह सकता हूँ कि 98% आज पूरे घर बन गए बड़े बड़े। तो वो लोग का विकास हुआ, पानी आया, ये हुआ। वो लोग की शादी नहीं होती थी, वहाँ पानी नहीं आता था। कई लोग जवान ऐसी मतलब जवानी मतलब 35 साल के हो गए, 36 साल के हो गए, उनको लड़कियाँ ही नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ पानी नहीं आता था। हमने पानी लाया, ये किया, बहुत काम किए। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया, भले जैसा भी हो आप ही चुनाव लड़ो। अब मगर मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, मैं स्टॉप करूँगा। स्टॉप करेंगे तो पार्टी के भविष्य के लिए आपकी क्या नहीं, है? पार्टी के लिए भी काम करेंगे ना। अभी पार्षद चुनाव लड़ाएंगे, पार्षद चुनाव अभी देख के लड़वाएंगे किसको क्या करना है। मगर अभी मैं अपने बारे में अभी तक के मैं स्टॉप हूँ। हाँ। अब पार्टी मेरे को क्या बोलती है, ये बड़ी वो बात रहेगी। पार्टी मेरे को क्या बोलती है, आप इसको एकदम स्टॉप ही मत बोल दीजिए। पार्टी अब अगर बोलेगी कि नहीं, जो भी हो जैसा भी हो तुमको तो चुनाव लड़ना ही है, ऐसा भी बोल देगी, तो फिर मैं पार्टी की बात मानूंगा। मगर आप मेरे से पर्सनली मेरा पूछोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ना मन नहीं चाहता। है अब मेरा करने मन नहीं है। मैं अब थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम देना चाहता हूँ, अपने घर पे टाइम देना चाहता हूँ, अपनी वाइफ लोग को टाइम देना चाहता हूँ, मेरी माँ है, अपनी माँ को टाइम देना चाहता हूँ, अपने परिवार को टाइम देना चाहता हूँ, अपने भाइयों लोग को टाइम देना चाहता हूँ। राजनीति ने मेरे को महापौर बना के अपने घर से, फैमिली से बहुत दूर कर दिया। वो घर में बोलते हैं ना, मतलब एकदम सार्वजनिक जीवन बहुत अलग होता नहीं, है। मगर एकदम मेरी फैमिली खत्म ही, एकदम पूरे फैमिली खत्म हो गया। भाई ना किसी से संबंध, ना किसी भाभीयों से संबंध, ना बहनों से संबंध। परिवार में बीवी से हफ्ते में 1 बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो ये तो मैंने पिछले 4 साल में किया। अब तो बल्कि थोड़ा सा ये सरकार आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है। अच्छा। मगर पहले 4 साल तो कुछ टाइम व्यस्तता ही नहीं ज्यादा मिला, रहती थी पहले। बहुत ज़्यादा हो रही। तो मुझे लगता है कि वो कमी पूरी होगी मैं अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इसका फायदा मेरे परिवार को मिलेगा। और पार्टी अगर बोलेगी, संगठन अगर बोलेगा कि चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर मैं विचार करूंगा, फिर अपने परिवार को भी मनाऊंगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़ूंगा फिर। और मैं तो अभी बिना उसके यार पूरे इतनी विपरीत परिस्थिति में अपने वार्ड को 242 वोट से जिताया हूँ। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे वार्ड के सब लोग बधाई के पात्र हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में जब एकदम मतलब लोग 3000 के पार हो रहे थे, तब मेरे वार्ड में 242 वोट थे, हम जीत गए। चलिए, कॉम्प्लीमेंट तो आपको पार्टी जरूर देगी कि आपके वार्ड में उपचुनाव में भले आप जीते। जाते जाते सर एक रैपिड फायर करते, खाने में क्या पसंद है आपको? देखिए, खाने में बहुत पहले नॉनवेज बहुत खाता था। पहले बिरयानी हफ्ते में 6 दिन खाता था। अच्छा। अब टोटल नॉनवेज से बहुत दूर हो गया हूँ। अभी घर में पत्नी के हाथ का दाल चावल और आलू की सब्जी या सेमी की सब्जी, आलू का भुजिया या सेमी की सब्जी या लाल भाजी, ये 3 मेरी
फिर और रखिया बड़ी, अच्छा। ये 3-4 चीज़ का मैं बहुत शौकीन हूँ। ये सब अगर मिल गया तो फिर मेरा, आप तीनों टाइम मेरे को दे दो, तीनों टाइम यही खा लूँगा। तो ये चीज़ वेजिटेरियन खाना पसंद है बहुत। पहले एक समय था बिरयानी बहुत खाता था, अच्छा। मगर अब टोटल उसको वाइंड अप कर दिया हूँ। कम मतलब अब हफ्ते महीने में 3-4 महीने में एक आध कभी खा लिए तो खा लिए, नहीं तो नहीं। डाइट फॉलो करते हैं क्या? नहीं, डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। मैं घर पे ही वैसे इतना जिम करता हूँ, इतना एक्सरसाइज करता हूँ। घर में ही मैं 1-1 घंटा, 1.5 घंटा जिम करता हूँ। अच्छा। 1 घंटा आज भी जब सुबह उठता हूँ तो 1 घंटा पूरा जिम करता हूँ, या 6 से 7 या 7 से 8 1 घंटा पूरा जिम करता हूँ। बिना एक्सरसाइज करे घर से निकलता नहीं। और फिर घर में मज़ा नहीं आता जब तक कि एक बार पूरा पसीना सींच नहीं जाता, तब तक बाहर मज़ा नहीं आता, बात करने का मन नहीं होता। तो वो पूरा पसीना से सींचा हुआ बदन, उसके बाद बढ़िया उठ बैठो, चाय कॉफ़ी बढ़िया पियो, थोड़ा बहुत फिर चने वने खाओ, ये खाओ वो खाओ, उसके बाद फिर निकलता हूँ सुबह लोगों की समस्या सुनने। गाना सुनते हैं? हाँ, फेवरेट गाना सिंगर कौन है गाना आपके? सुनने की आदत है। गाना 90s के जितने गाने हैं अच्छा, वो फेवरेट सिंगर आपके? आज भी मैं जब अगर आप मेरे घर पे आओगे हम्म, तो देखोगे, मैं जब भी ट्रेडमिल में चढ़ता हूँ, हम्म, ट्रेडमिल में मेरा समय रहता है 25 मिनट। अच्छा। 25 से 30 मिनट में ट्रेडमिल में चलता हूँ, जिसमें मैं 3 किलोमीटर तक चल जाता हूँ और करीब 200 कैलोरी बर्न करता हूँ। उस पूरे आधे घंटे में, और आधा घंटा एक्सरसाइज, मतलब 1 घंटे में मैं पूरे 90s के जितने गाने हैं, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, सोनू निगम जी, ये जितने इनके गाने हैं वो सब गानों को बड़े से, अब शुरू से वो रहा है तो 1-1.5 घंटा गाना सुनने की आदत है। फेवरेट कौन है तो इनमें से? कुमार सानू, सोनू निगम, इन सब का कविता कृष्णमूर्ति, ऐसे बताओ, मेल और फीमेल दोनों का देखो बता यार, दी। बचपन में हर आदमी प्यार करता है, तो उस समय ना वो गायकार पता नहीं चलते थे उस समय ना बाद में गाने। लिरिक्स पता चलने लगते हाँ, हैं। नहीं उस समय तो कुमार सानू कौन है, ये कौन है, तो उस समय उसमें तो बस गाने जो अच्छे चल गए वो गाने आदमी को अच्छे लगते थे। बाद में फिर जब आदमी एक एज हो जाती है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब उसको पता चलता है नहीं, ये हीरो लोग नहीं गाते हैं, इसके पीछे वो कोई वो रहता है, वो गाता है, फिर कोई संगीत देता है, फिर कोई गाने को लिखता है, फिर बाद में पता चलता है कि लिरिक्स कौन लिखा है, म्यूजिक कौन दिया है, गाना कौन गा, ये सब बाद में पता चलता है। पहले गाने ही अच्छे लगते थे तो गाने ही सुन के, एक समय जब रहता है स्कूल लाइफ का, तो आदमी ये सोचता है कि अरे यार वो तो प्यार और ये यार वो, तो उसमें गाने सब अच्छे लगते थे, कैसेट टप करवाते थे, ये गाने 10 गाने अच्छे हैं, वो 10 गानों को बार बार प्ले रिवर्स स्टॉप, प्ले रिवर्स स्टॉप, तो ये सुनते थे। वो आज भी वो है, आज भी 90s के गाने अच्छे लगते हैं, सुनता हूँ। फेवरेट मैंने पूछा आपसे। नहीं, आप गाना फेवरेट पूछ रहे हो कि आप सिंगर फेवरेट? भी पूछ रहा हूँ, गाना भी बता दीजिए। देखिए, अगर मेरे से पूछोगे तो फेवरेट क़यामत से क़यामत तक के गाने सब अच्छे लगते हैं। अच्छा। मैंने प्यार किया के गाने सब बहुत अच्छे लगते हैं। जो मतलब बहुत अच्छे जो गाने लगते हैं, बॉर्डर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बॉर्डर के गाने बहुत पसंद है। कुमार सानू जी, सिंगर में मुझे कुमार सानू जी बहुत पसंद है। गायिका में अलका याग्निक जी बहुत पसंद है। उदित नारायण जी बहुत पसंद है। मोहब्बतें के गाने सब अच्छे लगते हैं। तो ये जितने भी गाने हैं, सलामी पिक्चर के गाने मैं बहुत सुनता हूँ। सलामी पिक्चर दिस इज माई फेवरेट पिक्चर, उसमें जितने गाने वो मैं कंटिन्यू सुनता हूँ। सलामी पिक्चर के गाने बहुत, हालांकि पिक्चर नहीं चली मगर उसके गाने बहुत सुंदर गाने हैं, तो वो गाने को मैं बहुत सुनता हूँ। तो ये सब मेरे फेवरेट गाने रहे और सुनता भी हूँ, और आज भी मैं इस गानों को, अगर अभी भी अब मैं आपको यूट्यूब चालू करके दिखाऊंगा तो उसमें लगभग वही गाने हैं। छत्तीसगढ़ी में? छत्तीसगढ़ी में भी मेरे को ना बहुत अच्छी, मगर वो माया जो है ना, तो माया हो गए, जो उसको उन्होंने जो गाई थी, अपना क्या नाम है उनका, सीमा कौशिक जी ने, एक उनका वो गाना था ना, वो क्या गाना था उनका, माया हो गए मोला, जो सीमा कौशिक जी ने गाई थी, वो बेहतरीन लगता है मेरे को गाना। वो भी मतलब ऐसा है कि जब हम लोग बहुत मस्ती के मूड में या कुछ वो करना रहता है, जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा करना रहता है, तो उसमें देखना म्यूज़िक भी बहुत मस्त है, तो वो उसको भी सुनता हूँ, छत्तीसगढ़ी गाने भी। घूमने के लिए जैसे जाते हैं तो कौन सा प्लेस अच्छा लगता है आपको? यार एक बात बोलूँ, हमारे शहर से अच्छा ना पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। हमारे शहर से अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। मगर घूमने के अगर स्थान बोलोगे ना, तो दिल्ली भागम भाग, बॉम्बे भागम भाग। हमारा शहर ठहरा हुआ शहर है, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है अपना चौक, अपने लोग, अपने
अपने वहाँ के जो पहचान के लोग, बाकी मेरे को बाहर में ऐसा कोई घूमने का मैं कोई चूज़ ही नहीं हूँ। कोई बाहर मुझे चाहिए, आउटर चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे आउटर पसंद है, कोई पसंद नहीं, अपना शहर छोड़ के। हाँ। सिंगर की बात हो जाए, आपके फेवरेट एक्टर बता दीजिए सर, कौन है? निश्चित तौर, फिल्में देखते लास्ट बार कौन सा देखा था आपने? अरे मेरे को कॉमेडी पिक्चर सब बहुत अच्छी लगती है। कॉमेडी पिक्चर में जितनी भी, अभी बहुत साल से पिक्चर नहीं देखा हूँ, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया अच्छा। पिक्चर मैंने नहीं देखी है। अब कई बार बच्चे लोग के जिससे पिछले 2 साल पहले पिक्चर चले गया था, वो पिक्चर भर देख कर आया था। पता नहीं क्या पिक्चर थी वो, पिक्चर का मैं नाम भी भूल गया, मगर अक्षय कुमार जी की पिक्चर थी, वो मैं देख कर आया था। बट मगर लास्ट पिक्चर वही देखा था। और एक्टरों में अगर कोई पसंद है तो निश्चित तौर पर सलमान खान और अमिताभ बच्चन। बहुत कुछ अच्छे विनोद खन्ना जी भी लगते हैं स्मार्टनेस में। हाँ। और हीरोइन पे अच्छी लगती हैं, भाग्यश्री अच्छी लगती हैं। जो पुराने उसमें अगर बात करूँगा हम लोग के समय में, आयशा जुल्का जी मुझे बहुत पसंद है, भाग्यश्री मुझे बहुत पसंद है, और जयप्रदा जी, ये लोग 3 हीरोइन मुझे बहुत पसंद हैं अभी भी। अभी तक कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाया हम लोग की लाइफ, इन्हीं लोग अच्छी लगती हैं। चलिए ठीक। ये जाते जाते सर अपने रायपुर शहर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर मैं रायपुर की जनता से ये निवेदन और ये आग्रह करूँगा कि जो 5 साल मुझे सेवा के रूप में रायपुर की जनता ने मुझे सर्वोपरि पद, जो रायपुर का प्रथम व्यक्ति होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो किताब मुझे मिला। अब बखूबी से मैंने रायपुर शहर के लिए काम किया, रायपुर की जनता के लिए काम किया, और रायपुर की ऐसा एक भी जगह नहीं होगा जिसमें मैंने काम, और मैं यही कहूँगा कि रायपुर की जनता का अगर कोई काम मुझसे बच गया होगा, या मैं काम कहीं छोड़ दिया होगा, या रायपुर की जनता का कोई भी व्यक्ति मेरे पास अगर कोई उम्मीद लेकर अगर कोई काम लेकर आया होगा, यदि इस कार्यकाल में मेरे पास वो काम नहीं हो पाया, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वापस भगवान मेरे को मौका देगा, नहीं दिया तो कैसे भी करके आपका जो बचा हुआ काम है, ऐसा लगता है, हालांकि मैंने कोशिश की है 90%, आप जो भी मेरे पास एप्लीकेशन, गरीब से गरीब अगर कोई एप्लीकेशन मेरे पास लेके आया तो उसके काम को मैं किया हूँ। मगर अगर किसी का काम बच गया है, ये रायपुर की जनता से मैं आह्वान कर रहा हूँ, अगर उनका कोई काम बच गया है तो मैं आपको ये वादा करता हूँ आज इस माध्यम से कि आपका काम को मैं ज़रूर पूरा कराऊँगा। ये आप लोग से वादा है, किसी भी माध्यम से, चाहे मैं महापौर के रूप में रहूँ, चाहे मैं कोई भी रूप में रहूँ, मैं आपका काम को ज़रूर पूरा कराऊँगा। जी, तो आपने सुना रायपुर शहर के मेयर महापौर एजाज ढेबर को, जिन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के जवाब दिए हैं, जो विवाद इनके साथ जुड़े हैं उस पर भी खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। राजनीति हो चाहे इनकी पर्सनल लाइफ, इन सब के बारे में गंभीर होते हुए, मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उनमें आखिरकार होता क्या है, चूँकि इन्होंने अपने तरफ से कह दिया है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ने का मन नहीं है, पार्टी का जो आदेश होगा वैसा वो करने वाले हैं। बहरहाल अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान से आप सबकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।